कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा तो मैं अटैम्प्ट भी ना दूँ। ठीक है, 4 अटैम्प्ट मिलते हैं आपको एग्ज़ाम देने के लिए, बट एटलीस्ट 1 अटैम्प्ट तो बनता है। आप 1 अटैम्प्ट दीजिए और डिमोरलाइज़ नहीं होना है कभी भी लाइफ़ में कि नहीं हो रहा है। चूज़ वो चीज़ करिए जो आप समझ सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, जिसकी कैपेबिलिटी है, और उस पे लगे रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव बाय अकेडमी। आज के टॉपर जो हमारे साथ हैं, उन्होंने 2020 में एसबीआई क्लर्क क्लियर किया और 2 साल उन्होंने अपनी प्रिपरेशन की जॉब के साथ साथ, और आज वो ऑफिसर बन के एसबीआई में ही पीओ क्लियर करके हमारे साथ बैठे हैं। वेलकम टू द शो नीरज शुक्ला। थैंक यू वेरी मच। सो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और थोड़ा एजुकेशन बैकग्राउंड स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके। मेरी एकेडमिक और ग्रेजुएशन एजुकेशन सब गाज़ियाबाद से हुई है। मैं एक बीटेक ग्रेजुएट हूँ, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में मैंने ग्रेजुएशन करी थी। ग्रेजुएशन मैंने 2017 में करी थी। उसके बाद 2 साल मैंने इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स दिए 2018 तक, मल्टीपल एग्ज़ाम्स दिए से इंजीनियरिंग के अलावा भी, बट कहीं पे नहीं हो रहा था सिलेक्शन। सो मैंने सोचा कि अब लाइन चेंज कर लेनी चाहिए, कुछ और ट्राई करते हैं। सो इन फरवरी 2019 मैंने एसएससी की तैयारी शुरू करी थी बेसिकली। मैंने एसएससी की कोचिंग शुरू करी एंड मीनवाइल एसबीआई की वैकेंसी निकली थी, तो मैंने भर दिया एग्ज़ाम, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी, अप्लाई करा एंड इन फर्स्ट गो मेरा एसबीआई पीओ में प्री निकल गया था। सो जब मैं कोचिंग में वापस गया, मैंने अपने टीचर को बताया कि सर ऐसे ऐसे हो गया, मेंस की तैयारी करनी है। सो ही वाज शॉक्ड। उनका पहला क्वेश्चन ये था कि तू तो एसएससी के बैच में है, तूने ये पीओ कैसे क्लियर करा? मैंने कहा सर हो गया। तो उन्होंने कहा फिर तो एक काम कर, अगर तूने ऐसे करा तो तू पीओ की तैयारी कर, मेंस के लिए मैं गाइड करता हूँ। बट मेंस विद इन 20 डेज था और तैयारी मेरी ऐसा कुछ थी नहीं, बट स्टिल जितने थे 20 दिन में मैंने ट्राई करा। मेरा 2019 का मेंस नहीं निकला था, 5 नंबर से मेरी कट ऑफ रह गई थी, सो आई वाज नॉट क्वालिफाइड। बट उनकी गाइडेंस थी सर की मेरे साथ, उन्होंने मोटिवेट करा कि तू एसएससी को रहने दे, बैंकिंग अच्छी कर सकता है। सो आई वेंट इनटू द बैंकिंग सेक्टर। फिर मैंने कंटिन्यूस बैंकिंग की तैयारी करी, आईबीपीएस के एग्जाम्स दिए, एसबीआई के एग्जाम दिए, मल्टीपल एग्जाम्स दिए एंड इन 2020 मैंने एसबीआई क्लरिकल क्लियर करा, जो जूनियर एसोसिएट के नाम से एग्जाम होते हैं। फिर मैंने ज्वाइनिंग ली, प्रिसाइजली 1 ईयर 9 मंथ्स मैंने एज ए क्लरिकल काम करा एंड मीनवाइल मैंने 2 अटेम्प्ट और दिए थे एसबीआई पीओ के। सो इन टोटल मैं 3 इंटरव्यू दे चुका हूँ बेसिकली एसबीआई पीओ के, जिसमें से इंटरव्यू मेरे तीनों क्लियर हुए हैं। फर्स्ट इंटरव्यू के बाद जब रिजल्ट आया तो मैं 0.5 मार्क्स से रह गया था। सेकेंड इंटरव्यू उतना अच्छा नहीं गया था मेरा, मार्क्स भी थोड़े कम रहे थे, प्रिपरेशन नहीं हुई थी। सो इतना कट ऑफ से जो डिफरेंस था वो काफ़ी ज़्यादा था। सो तब मैं थोड़ा डिसहार्टन था, बट फिर मैंने कहा इस बार मैं क्लियर करूँगा। एंड सरप्राइजिंगली इस बार जो मैंने दिया एग्ज़ाम 2022 में, आई टेल यू, मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, नीदर फॉर मेंस नीदर फॉर प्री। एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, डायरेक्ट एग्जाम देने गया। जस्ट मेन से 2 दिन पहले मैंने करंट अफेयर्स रिवाइज करे थे, पॉकेट पीडीएफ आती है वो पढ़ी, मैं एग्जाम देने गया एंड द डे जिस दिन मेरा मेंस का रिजल्ट आया, आई वाज लाइक तेरे में भी बात बाकी है, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ है, यू कैन डू इट। एंड उसके बाद फिर इंटरव्यू में गया, इंटरव्यू में आई वाज हाईली कॉन्फिडेंट कि मैं क्लियर करूंगा। एंड 2 बार मेरिट से आउट होने के बाद इंटरव्यू में मार्क्स भी नहीं आ रहे थे ज़्यादा। इस बार आई स्कोर्ड 47 मार्क्स। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, और सिलेक्शन हो गया इस बार मेरा। नाउ आई एम एज एन ऑफिसर सिटिंग ओवर हियर हैविंग इंटरव्यू विद यू। ग्रेट, आई एम डेफिनेटली श्योर कि ये इंटरव्यू बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, पहले से फील आ रही है मुझे। थैंक यू। सो ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आपने बताया आपने बीटेक की है, तो ये डिसीजन टफ था आपके लिए कि बीटेक करने के बाद एसएससी की तैयारी करना या बैंकिंग सेक्टर में जाना, या क्या मतलब क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था उस टाइम पे? एक्चुअली मैंने गेट की तैयारी करी थी, इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी में कर रहा था एंड अलॉन्ग विद दैट मैं डिफेंस सर्विसेज की भी तैयारी कर रहा था। 2018 मंथ ऑफ सितंबर में एसएसबी देने गया था एक, वहाँ पे मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। कॉन्फ्रेंस आउट आने के बाद थोड़ा एंगर था कि नहीं हो रहा कहीं सिलेक्शन, तो जिम करता था मैं एंड आई हैड इंजीनियरिंग जिम। जिम करते करते मुझे इंजरी हुई, मैं 2 महीने बेड रेस्ट पे गया और वो 2 महीने मैंने सिर्फ सोचा, मैंने कोई तैयारी नहीं करी, मैंने सिर्फ सोचा कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है बेसिकली। तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने क्लियर करी माइंड में कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है या नहीं लेनी है। तो मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी थी, मैंने डिसाइड करा। फिर मैंने कहा कि इस फील्ड में 2 साल ऑलरेडी लगा चुका हूँ, कुछ आउटकम नहीं मिल रहा, क्या स्विच करना चाहिए।
फिर मैंने एक्सप्लोर करी चीज़ें, दोस्तों से बात करी जो और एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, और थोड़ी गाइडेंस अपने पेरेंट्स से ली कि मुझे क्या करना चाहिए। सो मेरे फादर ने कहा तुझे जो लग रहा है तू वो कर, पर तू देख कि तुझे रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा। सो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने डिसाइड करा कि मैं तैयारी करता हूँ, चेंज करता हूँ, थोड़ी डिफिकल्टी आएगी, बट मेरे साथ एक एडवांटेज था कि स्कूलिंग डेज से मैं ओलंपियाड्स की तैयारी करता था। तो रीजनिंग और क्वांट मेरा हमेशा से अच्छा रहा। तो मैंने इवन कोचिंग ज्वाइन करने से पहले मैंने 2 मॉक टेस्ट लगाए थे कि मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता, और दोनों में मेरी परफॉर्मेंस सही रही थी। तो फिर मैंने स्विच करा कि इसमें मैं 100% कर लूँगा। एंड मेरे फादर थोड़े थे कि इंजीनियरिंग करी है, लाइन चेंज कर रहा है, क्यों कर रहा है, बिकॉज ही इज ऑल्सो एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं, उनको था कि ये इसी में आगे जाएगा। तो जब मेरा SBI PO प्री क्लियर हुआ और मैंने पापा को तुरंत फ़ोन करा कि मेरा पेपर क्लियर हो गया, तो ही वॉज वेरी हैप्पी एंड ही केम होम एंड सेड कि इसने जिस दिन कोचिंग ज्वाइन करी थी मुझे डाउट था कि ये पहली बार हमसे बिना एडवाइस लिए खुद अपने दम पे कुछ करने जा रहा है, बट अब मैं श्योर हूँ कि ये कुछ बन के दिखाएगा, बिग डिसीजन। एंड वो जो उनकी लाइन थी कि ये कुछ करके दिखाएगा, इसने डिसीजन ले लिया है, वो आज तक मेरे साथ है और वो मुझे हमेशा कॉन्फिडेंट देती है कि पापा ने बोला था कि कुछ करके दिखाएगा, मैंने करके दिखाया और मैं हमेशा उनको करके दिखाऊंगा। आई विल मेक हिम फील प्राउड ऑलवेज। डेफिनेटली यू आर एन ऑफिसर राइट नाउ और आई होप और बहुत चीजें करो आप। थैंक यू। सो ठीक है, एक चीज मुझे और जाननी पड़ेगी आपसे कि जैसे आपने बताया कि आपने ये फेज देखे, तो खुद को मोटिवेट कैसे किया बीच में, क्योंकि ये लाइन से लाइन स्विच करना और इंजरी से रिकवर होना, मतलब खुद को सेल्फ मोटिवेशन देने के लिए कैसे आप क्या करते थे खुद को ऐसे? एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट था उस टाइम पे, क्योंकि दोस्त थे वो प्राइवेट जॉब कर रहे थे, तो इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ, उनकी वीडियोस आती रहती थी, सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव था। तो थोड़ा लगता था जी कि यार अपनी जॉब नहीं लगी है, अभी भी मैं स्ट्रगल ऑफ फेस ऑन है मेरा। बट उस टाइम पे एक गाना है काफ़ी फेमस है देवानंद सबका, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो ये गाना मैं रिपीट मोड पे सुनता था, एंड अलॉन्ग विद दैट मधुशाला बाय हरवंश राय बच्चन। तो उसकी स्टार्टिंग की लाइन है कि मधुशाला ढूंढने के लिए हर व्यक्ति निकलता है, सही राह पकड़ जा तो मधुशाला पहुंच जाएगा। तो ये दो चीज़ें हमेशा मेरे साथ रही हैं, एंड टिल डेट में ये दोनों गाने सुनता हूँ, मधुशाला कविता पूरी सुनता हूँ, गाना सुनता हूँ, ये मुझे डेली मोटिवेट करते हैं कि राइट ट्रैक पकड़ो, डिफिकल्टीज तो आएंगी, स्पीड ब्रेकर हर सड़क पे है, आपको उन पे ब्रेक लगा के आगे निकलना पड़ेगा, स्पीड ब्रेकर देखकर आप गाड़ी रोक के खड़े नहीं हो सकते। सो ये दोनों गाने मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। ये मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। प्लस मेरे ग्रैंडफादर, ही वॉज अ पर्सन जिन्होंने बहुत डिफिकल्टीज फेस करी है लाइफ में, उनका भी सेम मोटो था, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। तो मैंने बिल्कुल उनसे यही चीज़ सीखी, चैलेंजेस हैं, आएंगे, निकलेंगे और हम जीत के बाहर आएंगे। ग्रेट। सो आपने कितने अटेम्प्ट दिए थे, लाइक नंबर ऑफ एग्जाम्स कितने रहे आपके? फ्रॉम स्टार्टिंग मैंने 2019 में प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो उस साल मैंने सिर्फ SBI PO दिया था, जिसका मेंस नहीं निकला था। मैंने कहा अब मैं तैयारी करता हूँ 1 साल। तो उस बार कोविड हिट कर गया फरवरी 2020 में, तो एक ब्रेक आ गया था। उससे पहले मैं SBI जूनियर एसोसिएट का एग्जाम दे चुका था, बट रिजल्ट डिले हो गया था, उसका प्री दिया था फरवरी में, रिजल्ट आया अक्टूबर में, तो काफ़ी टाइम था। तो उसके बाद फिर सिलेक्शन तो कहीं हो नहीं रहा था, वो भी एक बहुत डिमोटिवेटिंग फेज था। फिर SBI PO दिया मैंने 2020 में सॉरी, SBI PO के साथ IBPS PO, RRB PO, RRB क्लरिकल, IBPS क्लर्क। तो बेसिकली जितने 6 एग्जाम बैंकिंग के मैंने सारे दे रखे थे उस टाइम पे। एंड फ्रॉम 4 दिसंबर टू 1 अप्रैल 2021 ये बहुत अप एंड डाउन वाला फेज था। एक टाइम पे ऐसा था कि मेरे सारे पेपर क्लियर थे। आई क्लियर्ड SBI PO, आई क्लियर्ड IBPS RRB PO, मेरे सबके प्री निकल चुके थे, मेंस भी मैं दे चुका था ऑलमोस्ट। 3 इंटरव्यू दिए थे मैंने, IBPS PO का इंटरव्यू दिया था, SBI PO का इंटरव्यू दिया था और RRB PO का इंटरव्यू दिया था। बट सरप्राइजिंगली किसी में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। आई वॉज डाउन बाय 0.25 मार्क्स एंड सेम हैपेंड इन क्लरिकल एग्जामिनेशंस। SBI क्लरिकल का रिजल्ट आ चुका था, मैं 0.5 मार्क्स से रहा था, बट मुझे कॉन्फिडेंस था कि यार इसकी वेटिंग लिस्ट आती है, यू विल सिलेक्टेड इन वेटिंग लिस्ट। तो वेट करा, काफ़ी वेट करा, वेटिंग लिस्ट आई। तो 1 महीने तक मैंने लगातार वेटिंग लिस्ट चेक करी है साइट पे जाके कि अब आएगी, क्योंकि यूट्यूब पे सब वीडियोस डालते रहते हैं। तो ऑन 23 अगस्त वेटिंग लिस्ट आई, शाम को 7 बजे मैंने देखा। फादर मेरे जो एक असाइनमेंट के लिए गए हुए थे, मदर अकेली थी, एंड वो मेरी मौसी से बात करी थी उस टाइम, एंड आई शॉक्टेड लाइक कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरी जॉब लग गई उस टाइम पे। सो ये था, तब तक मैंने एग्ज़ाम दिए थे। फिर मैंने ज्वाइन करा SBI जूनियर एसोसिएट। उसके बाद मैंने 2 अटेम्प्ट और दिए हैं SBI PO के, IBPS वगैरह मैंने सब छोड़ दिया था। मैं ओनली गोल वाज SBI PO। तो जॉब लगने के बाद 2 बार मैंने SBI PO का एग्ज़ाम दिया।
सेकंड अटेम्प्ट में रह गया था, इस बार मैंने क्लियर करा उसको। जैसे आपने बताया कि एसबीआई पीओ एक गोल रखना जरूरी है। हाँ, गोल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप लॉन्ग टर्म गोल रखो, आपको रखना है आप छोटे छोटे गोल रखो। मेरे साथ ये था कि मैंने गोल रखा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो वो गोल चलता रहा मेरे पर। मैंने बहुत बड़ा गोल देखा था कि गवर्नमेंट जॉब लेनी, मुझे पता नहीं था कौन सी जॉब लेनी। एक्चुअली जॉब्स बहुत है, बहुत जॉब्स है, और आप जैसे बेसिक ग्रेजुएशन बेसिस पे बहुत जॉब्स ले सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक एरिया में जाना, सेक्टर में जाना, एग्जैक्टली वो चूज करना बहुत टफ होता है। तो फिर मैंने छोटे गोल करे कि किस सेक्टर में जाना है उसको गोल बनाया, उस सेक्टर में किस ऑर्गेनाइजेशन में जाना है उसको गोल बनाया। सो इस तरीके से मैंने गोल बनाया, तो मेरे सारे गोल अचीव होते चले गए। परफेक्ट। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं प्री से जी। तो आपने प्री के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कहाँ से की? आपने बुक्स कौन सी रेफर की सबसे पहले? मैं ये जानना चाहूँगा। प्री का जैसे मैंने बताया, इट वाज बाय लक की क्लियर हो गया था, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। सो रीजनिंग के लिए कुछ लोग होते हैं जो हमेशा से तैयारी कर रहे होते हैं फ्रॉम ओलंपियाड। अदरवाइज एक बुक है आर एस अग्रवाल, काफ़ी मोटी बुक है, लोग देख के डर जाते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के लिए, बट वो काफ़ी अच्छी बुक है। उसमें जो आपको एक्सप्लेनेशन दे रखा है वो इजी टू अंडरस्टैंड है, उसके क्वेश्चंस बहुत हेल्पफुल हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एक बार आर एस अग्रवाल को पढ़े। उसको लगता है कि बुक बहुत मोटी है, इसमें तब दे रखा है, बट वो आपके बेसिक्स इतने स्ट्रॉन्ग कर देगी कि आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी उसमें। आपको ट्रिक भी अगर आप भूल गए तो आप उस क्वेश्चन को याद करेंगे कि यार आर एस अग्रवाल में ऐसे दे रखा था, मैं उसको इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ। प्लस मैंने कोचिंग ली थी, फिर थोड़े 3 महीने के लिए कोचिंग ली, ऑनलाइन कोचिंग ली थी मैंने, एंड उसके बाद से फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी, सिर्फ मॉक टेस्ट अप्लाई करे, क्योंकि ट्रिक्स आ चुकी थी। फिर उन ट्रिक्स को ही मैं मॉक टेस्ट में अप्लाई करता गया एंड प्रैक्टिस करता गया उसे। ओके, जैसे आपने कहा कि सेल्फ प्रैक्टिस की आपने, तो बुक्स से ही आपने पढ़ाई की या ऑनलाइन स्टडीज की? मेरा दोनों था। इनिशियली स्टेज पे मैंने बुक से स्टार्ट करी, फिर कोविड पीरियड था, घर पर थे, तो मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली। ऑनलाइन क्लासेस में मैंने सीखा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, काफ़ी कुछ आता है। बैंकिंग एग्जाम्स में टाइम कम होता है, क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, एक्यूरेसी मैटर करती है, प्लस अगर आपको प्री क्लियर करना है तो आपको स्कोर भी ज़्यादा करना होता है। तो वो जो चीज़ है वो मुझे ऑनलाइन स्टडी ने सिखाई कि आपको कैसी ट्रिक्स लगानी है, क्या ट्रिक्स लगानी है, एंड उसके लिए मैंने मल्टीपल टीचर्स को रेफर करा था। और उसके बाद फिर मैंने शॉर्ट लिस्ट करा कि मुझे इंडियन टीचर से पढ़ना है, इनके ट्रिक्स को इम्प्लीमेंट करना है, ये मुझे ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है। ओके, तो आपका शेड्यूल क्या होता है? सबसे पहले मैं शेड्यूल जानना चाहूँगा कि सुबह से लेकर रात तक कैसे अपने आप को मैनेज करते थे, क्योंकि आप जॉब भी कर रहे थे। हाँ। और जॉब के साथ साथ प्रिपरेशन करना बहुत टफ होता होगा, कैसे मेंटेन किया था? स्केड्यूल मेंटेन करने में डेफिनेटली दिक्कत आई थी जॉब के साथ, क्योंकि बीइंग अ क्लरिकल आपको पूरा काम देखना था, एंड कोविड पीरियड था, हमारी ट्रेनिंग भी नहीं हुई थी, मुझे सीधे बैंकिंग में भेज दिया गया था कि आप जाके काम करिए, ब्रांच अलॉट होगी। तो मुझे टफ होगा, लाइक सीधा जाके आपको कुछ एक्सपीरियंस नहीं था, चीज़ें सारी सीखनी थी। बट ये मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोलना चाहूँगा एसबीआई के साथ, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है हमारा। मैं ब्रांच में गया, फर्स्ट डे था, सब ने मुझे बहुत हेल्दी वेलकम करा मेरा, सब ने मोटिवेट करा, एंड मेरे जो क्लरिकल सर थे और जो ऑफिसर में भी सर थे, मैंने उनसे शेयर करा कि सर मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, एसबीआई के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल करो, हम तुम्हें गाइड करेंगे, अपनी जो भी थी। तो मुझे कभी बैंक से जल्दी जाना होता था तो सपोर्ट कर देते कि हाँ तुम जाओ, बट स्टिल पढ़ने के लिए टाइम उतना नहीं मिलता था। तो मेरा ये रहता था कि दिन में 1 मॉक तो लगाना है, तो कोई भी टाइम निकाल के 1 मॉक में लगाता था। प्लस एक थ्योरी है, मेरी पर्सनल थ्योरी है, वो ये है कि मुझे पूरे दिन पढ़ने की आदत नहीं है। दिन में 24 घंटे हैं तो मैं सिर्फ 4 घंटे पढ़ूंगा, बट मैं 4 घंटे अगर पढ़ रहा हूँ तो वो सिर्फ 4 घंटे पढ़ाई के हैं मेरे, उसमें मैं कुछ और नहीं करूँगा, सब कुछ छोड़ दूंगा। सो वो उस चीज़ ने मुझे विद जॉब काफ़ी हेल्प करी, क्योंकि जो प्रिपरेशन पहले थी वो मुझे सब याद था, सब इम्प्लीमेंट होता रहा। कुछ नई चीज़ें थी तो वो मैं ब्रेक टाइम में देख लेता था, यूट्यूब पे कुछ नोटिफिकेशन आते रहते हैं तो वो देखता था, बट वो पढ़ाई ने जो मैंने पहले करी थी उसने मुझे बहुत हेल्प करी बाद में विद जॉब। तो 1 मॉक डेली का, एंड उसी से प्रैक्टिस होती रही मेरी। ठीक है, ये तो हमने जॉब के साथ वाली बात कर दी। अगर मैं विदाउट जॉब बात करूँ, जब आपने क्लियर किया गया था उस टाइम आपकी स्ट्रेटेजी क्या चली थी? लाइक शेड्यूल के बाद शेड्यूल मेरा उस टाइम ये रहता था कि मैं जल्दी उठने वालों में से तो नहीं हूँ। लेट मॉर्निंग होती थी मेरी, मैं उठता था। तो जरूरी नहीं है कि सुबह उठ के ही आप बैठो, वो जरूरी नहीं, सबका अपने अपना होता है। मैं 9-10 बजे तक उठता था, फिर इजीली मैं 12 बजे पढ़ना शुरू करता था। उसके बाद मैंने लेक्चर्स असाइन करे थे। कई बार होता था कि लाइव क्लास अर्ली मॉर्निंग की होती थी तो उठना पड़ता था, उनको अटेंड करके फिर अपना प्लान करते थे। तो मेरा ये था लाइव क्लास, उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट की वो लाइव क्लास है, सपोज क्वांट की है तो क्वांट के सेक्शनल मॉक लगाता था 2-3 एक साथ। उसके बाद ब्रेक, आई हैव माय लंच, उसके बाद दूसरी क्लास होती थी इवनिंग में हमारी, वो क्लास रीजनिंग की होती थी या इंग्लिश की होती थी, सेम क्लास अटेंड करी, मॉक लगाए, 2-3 सेक्शनल मॉक लगाए। उसके बाद फिर ब्रेक, मैं वॉक करने जाता था 1 घंटा 1.5 घंटा।
आता था, फिर एक मॉक लगाता था मैं, एंड दैट्स इट। बस ये तैयारी थी मेरी जो मैं इनिशियल डेज में करता था। सुनील, सबसे पहले इंग्लिश की बात करते हैं। आपने इंग्लिश के लिए कैसे प्रैक्टिस की, प्रिपरेशन की? आप भी न्यूज़पेपर पढ़ते थे, नॉवेल्स पढ़ते थे, या क्या था आपका स्ट्रेटजी? इंग्लिश का ऐसा था कि न्यूज़पेपर मेरे से ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, ओके, पढ़ के नींद आने लगती थी। एंड कुछ लोग कहते हैं नॉवेल्स पढ़नी चाहिए, तो मैंने वो भी ट्राई करा, बट मेरा स्पेसिफिक सेक्शन है डिफेंस, मैं उससे रिलेटेड पढ़ता था। बट फिर मैं उसी चीज़ में घुस जाता था, पढ़ाई तो चली जाती थी इधर उधर, वो इंटरेस्ट में घुस गया तो फिर उसमें चला गया। सो मेरा तरीका था, मैं वेब सीरीज देखता था। ओके, तो मैं वेब सीरीज देखता था, फ्रेंड्स वाज द फर्स्ट वेब सीरीज जो मैंने देखी थी, हाउ आई मेट योर मदर, ये सब था। तो मैं उनका को किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं खुद को, क्या वर्ड्स कब यूज़ कर रहे हैं, वो चीज़ ऑब्जर्व करता था। तो उससे मुझे काफ़ी लगा। फिर क्लासेस लेता था मैं, तो टीचर्स की जो वो क्लास में पढ़ाते थे, फिजिकल क्लास में, ऑनलाइन क्लास में, मैं वो देखता था, वो मैं रिपीटेड मोड पे देखने लगा। कि इन्होंने इस लेक्चर में क्या बोला, फिर उसको मैं इम्प्लीमेंट करने लगा डे टू डे लाइफ में। मैंने मदर मेरी इंग्लिश में ही ग्रेजुएट हैं, तो मैं उनसे कम्युनिकेट करने लगा इंग्लिश में, मैंने घर में इंग्लिश में कम्युनिकेशन और शुरू करा। सो उसने मेरी काफ़ी हेल्प करी इंग्लिश में। कि मैं इंग्लिश में ग्रामर मिस्टेक्स होती थी, 100% होती थी मेरे से, बट उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आया मेरा। ओके, बट डोंट यू थिंक कि जैसे आपने बताया कि वेब सीरीज देखना या मूवीज देखना, इंग्लिश मूवीज, उससे डाइवर्शन बढ़ता था? हाँ, डाइवर्शन, क्योंकि ऑफ कोर्स वो होता है, इट टेक्स टाइम, वो होता है, बट सबका अपना अपना होता है। एंड मैंने उसको एज एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू देखा, बाकी रिफ्रेशिंग पॉइंट। जैसे मैंने देखा, मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं करता था, लेजर टाइम भी रखता था अपने पास, तो 1 घंटे देखना होता था मुझे दिन में। 1 घंटे में 2 एपिसोड्स आप देख सकते हैं, तो वो मैंने खुद पे रेस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, बाउंडेशन लगा रखी थी। मैं नेट ऑफ करता था, एपिसोड्स डाउनलोड करता था, इससे ज़्यादा मुझे देखना ही नहीं है, मैं डाउनलोड ही नहीं करूँगा, बिना डाउनलोड के मैं देखूंगा नहीं। तो वो चीज़ थी, वो खुद पे रेस्ट्रिक्शंस आपको खुद लगानी पड़ेंगी, वो कोई और नहीं लगा सकता। वो सेल्फ कंट्रोल आपको खुद चाहिए, विल पावर से जनरेट होगा वो। बट आई लाइक इट कि इसमें जैसे आपने कहा वेब सीरीज, मूवीज देखे, आपका एंटरटेनमेंट भी हो रहा है और आपकी पढ़ाई भी हो रही है, तो दोनों, आपका माइंड रेस्ट भी कर सकता है कुछ देख के। ठीक है, सो इंग्लिश के लिए हो गया, अब हम रीजनिंग के लिए आते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपने क्या ट्रिक्स एंड टिप्स रही है आपकी? रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल ने मुझे हेल्प करी थी, जो मैंने स्कूलिंग डेज में तैयारी करी थी ओलंपियाड्स की, उसने हेल्प करी। प्लस टीचर्स को तो मैं देखता था, तो वो ट्रिक्स बताते थे, तो मेरी कोशिश ये रहती थी, क्योंकि रीजनिंग मेरा इंटरेस्ट था, मुझे रीजनिंग हमेशा से पसंद है, तो वो जो ट्रिक्स उन्होंने बताई है, मैं उनको और शॉर्ट करने की कोशिश करता था, कि अगर इसको शॉर्ट करा जा सकता है। तो उसमें क्या होता था, मैं प्रैक्टिस करता रहता था क्वेश्चंस की, तो उस तरीके से हेल्प हुई। प्लस मेरी फ्रेंड्स ने बहुत हेल्प करी उसमें मेरी, जिनके साथ मैं कोचिंग करता था और जो तैयारी कर रहे थे मेरे साथ, वो मेरे से क्वेश्चन पूछते थे। हम एक तो वो क्वेश्चन पूछते थे, तो मैं उनको आंसर बताने के लिए फिर ट्राई करता था कि इनको और कैसे समझाऊं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम जब पढ़ रहे होते हैं तो उसका एक अलग इफेक्ट होता है, बट जब आप किसी को पढ़ा रहे होते हो या किसी के साथ डिस्कस कर रहे होते हो चीज़ें, तो उसका अलग इम्पैक्ट पड़ता है आपकी तैयारी पे। तो मैं उनकी हेल्प करता था, एंड टिल डेट मैं उनको थैंक यू बोलता हूँ कि यार तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते थे, तुमने बहुत हेल्प करी है मेरी जॉब में, जॉब लगने में तुम्हारा बहुत बड़ा रोल है। ग्रेट। सो ऑफ कोर्स फ्रेंड्स का रहना साथ में ज़रूरी है, बट इससे मेरे को एक क्वेश्चन याद आ गया कि अपनी प्रिपरेशन के बीच में आपने फ्रेंड्स से या सबसे कट ऑफ किया, सोशल मीडिया से कट ऑफ कर पाए? क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग करते हैं कि हाँ मुझे किसी से बात नहीं करनी, एक प्रिपरेशन का टाइम चाहिए मुझे। मैंने आपने ऐसे किया? मैं फ्रेंड्स को भी पूरा टाइम देता था, फैमिली को भी पूरा टाइम देता था, फैमिली फंक्शंस को भी मैं पूरा अटेंड करता था। मेरा मानना वही है बेसिकली कि फ़ायदा नहीं है मैं 10 घंटे पढ़ूँ, उसमें मैं 4 घंटे ही सीरियसली पढ़ रहा हूँ, बाकी 6 घंटे आई एम वेस्टिंग। करेक्ट। मैं फ्रेंड्स को भी बाइकआउट कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, तो फ़ायदा नहीं है। मेरा हमेशा से यही था कि जितनी देर पढ़ना है, गो फॉर इट सीरियसली, और जो पढ़ोगे वो फिर हमेशा दिमाग में रहेगा, कभी आप भूल नहीं सकते उस चीज़ को। एंड फ्रेंड्स फैमिली ज़रूरी है, आप इनको लेट गो कर दोगे, आपकी जॉब लग जाएगी, बट आप किसको बताओगे? आपका रिजल्ट आएगा, आपके फ्रेंड्स आपसे कट हो चुके होंगे, आप 1 साल बाद किसी को कॉल करके सीधे बता रहे हो यार मेरा सिलेक्शन हो गया, वो भी कहेगा टच खत्म हो गया, तो वो फीलिंग नहीं आएगी, वो इमोशन नहीं आएगी। आप कंटिन्यूअस टच में, उसको पता है आप तैयारी कर रहे हो, वो सामने से आपको मोटिवेट करेगा। एंड लाइफ में फ्रेंड्स आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो तो करेंगे, आप उनके फैमिली कैसे हो, बट फ्रेंड्स वो फैमिली है जो आपके साथ चलती है, उनको वो कभी आपको लेट डाउन होने ही नहीं देंगे, वो आपको हमेशा ट्रू जजमेंट देंगे कि यहाँ पे आपकी गलती है, आप इसको सुधारो। घर वाले देखेंगे ये परेशान है, इसको भी नहीं बताते, छोड़ देते, फ्रेंड्स नहीं करेंगे, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपको आपकी गलती भी बताएंगे, तो नेवर लेट देम लूज। ग्रेट, ठीक है। अब जैसा काफ़ी बच्चे बोलते हैं, काफ़ी एस्पिरेंट्स बोलते हैं कि उनको क्वांट में काफ़ी टफ लगता है,
सो आपको भी काफ़ी टफ लगा क्वांट, या आपने मैनेज किया किस तरीके? क्वांट है, थोड़ी टफ है क्वांट, नो डाउट। Okay. क्वांट में क्या रहता है, एक तो लेंदी क्वेश्चंस आते हैं। कई बार ये प्रॉब्लम आती है कि 20 मिनट हैं, 35 क्वेश्चन करने, अरिथमेटिक आ गया 14 क्वेश्चन, 1 मिनट क्वेश्चन पढ़ने में ही चला गया, उसको समझने में ही चला गया। तो ये प्रॉब्लम आती है क्वांट, कई बार लेंदी आ जाती है, कई बार टफ आती है। तो उसको मैनेज मैंने ऐसे करा कि फोकस करा मैंने DI पे। ओके। DI सेम विद रीजनिंग में पजल्स के साथ, एक क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन और होते हैं। तो अगर आपने एक क्वेश्चन में 2 मिनट भी लगा दिए, 3 मिनट भी लगा दिए, तो आपने बाकी के 5 क्वेश्चन उसी 3 पीरियड के फ्रेम में कवर कर लिए। तो मैंने अपनी स्ट्रेंथ DI को बनाया, DI पे वर्क करा। फिर एल्जेब्रिक क्वेश्चंस जो आते थे, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, उन पे मैंने अपनी पकड़ बनी, उनमें ट्रिक्स लगाई कि क्या ट्रिक्स हैं, कैसे इनको स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद ऐसे नहीं कि अरिथमेटिक छोड़ दिया, बट उसको मैंने लीस्ट इंपॉर्टेंस दी। उसको मैंने 3rd नंबर पे रखा कि इसको तैयारी करेंगे, टाइम मिला तो विल डू इट, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं, बट बिल्कुल नहीं छोड़ना। थोड़ी थोड़ी तैयारी इसकी मैंने साथ में रखी, बट आई फोकस्ड कि अगर मैं DI कर रहा हूँ, DI के 10 क्वेश्चन आया तो मैं उसको 100% एक्यूरेसी के साथ करूँ, एक भी गलत ना हो, बिकॉज एक्यूरेसी मैटर्स। अगर मैंने DI के 10 क्वेश्चन कर लिए है, अलजेब्रा के 15 कर लिए, तो 25 मार्क्स तो मेरे यही हो गए। फिर अरिथमेटिक के अगर 10 क्वेश्चन आते हैं, टाइम है, मैं उसमें से 5 भी करता हूँ तो 30 मार्क्स हैं, तो 30 या तो 35 गुड स्कोर है आपका प्री के हिसाब से। तो मेरी स्ट्रेटेजी DI और अलजेब्रिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में ज़्यादा लगा मैंने अपनी, कि जो स्ट्रेंथ है उसको और स्ट्रेंथ करा जाए, और जो वीकनेस है उस पर थोड़ा और काम करा जाए, बस उसको। ठीक है, जैसे आपने बताया कि वीकनेस पे थोड़ा और काम किया जाए, तो इससे मुझे एक चीज़ जाननी है कि आपको 360 डिग्री पूरा कवर करना ज़रूरी है, या कुछ टॉपिक्स है जो आप छोड़ते हो कि यार ये मुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ, या उसको भी आप करते हो क्योंकि यू नेवर नो कि एग्जाम में क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली, यू नेवर नो एग्जाम में क्या आ जाएगा। 360 डिग्री कवर करना जरूरी है, बिकॉज मैंने अभी एग्जाम्पल दिया कि 15 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आ गए, कभी कभी हो सकता है DI भी टफ हो जाए, आपको ना समझ में आए। सो उस टाइम पे आपके पास होना चाहिए कि हाँ ये 15 क्वेश्चन मुझे ले सकते हैं, DI के 10 क्वेश्चन है, नहीं समझ में आ रहे, छोड़ो, अरिथमेटिक करते हैं। तो 360 डिग्री होना जरूरी है, कोई टॉपिक आप छोड़ नहीं सकते हो। एंड कॉम्पिटिशन इतना टफ है, लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, तो अगर आपने एक भी टॉपिक छोड़ दिया तो क्या पता सामने वाले का वही स्ट्रॉन्ग टॉपिक हो, तो उसमें स्कोर कर जाए। तो नहीं करना। और मेन चीज़ ये है कि आपको अपनी फाइट अपने आप से रखनी है, आपका खुद का कंपटीशन आप खुद हो। आपको लग रहा है कि आप इस चीज़ में लैक हो, तो आप उसको खुद में ही हराओ, कि मैं इसमें लैक करता था, मैं हराऊंगा खुद को, मैं इसको ओवरकम करूँ। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी। 360 डिग्री आपको हर सेक्शन में खुद को 360 डिग्री रखना पड़ेगा। ठीक है नीरज, ये तो रही बात आपकी प्री की। ठीक है, अभी प्री के बाद हमारा प्री और मेंस के बीच में आपने अपने आप को रेस्ट दिया, या आपने प्री और मेंस की तैयारी एक साथ स्टार्ट की थी? एक्चुअली ये मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट से मुझे एक्सपीरियंस हो गया था कि आपको 15 से 20 दिन का टाइम मिलेगा मेंस के लिए, आप नहीं कर सकते उसमें तैयारी। सो मेरा ये रहता था कि जब तक नोटिफिकेशंस नहीं आती थी, मैं प्री और मेंस दोनों को साइमल्टेनियसली चलाता था। कि मेंस पे ज़्यादा फोकस रहता था, प्री को लाइट लेता था। जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाती थी तो था कि हाँ 1-1.5 महीने में एग्जाम हो जाएगा इसका, तो फिर मैं मेंस की तैयारी थोड़ी कम कर देता था, प्री पे फोकस करना शुरू कर देता था। लाइक दिन में 2 मॉक लगाने शुरू कर दिए, रेस्ट ले लिया एक दिन का, उस दिन थोड़ी एक्सरसाइजेस कर ली, फिर नेक्स्ट डे दोबारा 2 मॉक लगाए, फिर सेक्शनल मॉक्स लगाए। तो बट उसमें मैं एक चीज़ कांस्टेंट रखता था, जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। उसको मैं डेली रखता था अपने साथ, क्योंकि वो भी आपके मार्क्स बूस्ट करता है। तो नोटिफिकेशन से लेकर प्री के बीच में मैं से प्री करता था, बिफोर नोटिफिकेशन प्री और मेंस दोनों रहते थे। एंड प्री का रिजल्ट आने के बाद, प्री जिस दिन खत्म हो जाता है उसके ऑनवर्ड्स मैं मेंस शुरू कर देता था। क्योंकि आपको आइडिया लग जाता है, जब आप प्री देकर निकलते हो आपको 100% नहीं तो 90% आइडिया लग जाता है कि पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो तैयारी आप वेरी नेक्स्ट डे से शुरू कर दीजिए, क्योंकि नहीं मिलेगा, रिजल्ट आने के बाद टाइम नहीं मिलेगा। एंड बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जिसका रिजल्ट बहुत फास्ट है। आपने प्री दिया, आपको 15 to 20 डेज में रिजल्ट आपके हाथ में होगा। मेंस दिया, मेंस के 15-20 डेज बाद, समटाइम्स ऐसा होता है आपने इंटरव्यू दिया, 7 दिन के बाद आपका रिजल्ट आ चुका है। तो बैंकिंग रिजल्ट में बहुत फास्ट है, बैंकिंग सिलेक्शन बहुत फास्ट है। तो तैयारी स्टार्टिंग से रखनी पड़ेगी उसकी। ठीक है, जैसे आपने बोला प्री के एग्जाम के टाइम पे, जब आप एग्जाम सेंटर में आप एग्जाम दे रहे हैं, या इवन मॉक टेस्ट के टाइम पे भी, आप सिलेक्शन ऑफ टॉपिक्स कैसे करते थे कि मुझे पहले ये क्लियर कर, पहले इसको मैं अटेम्प्ट करूं, या पहले मैं उसको अटेम्प्ट करूं? कुछ ऐसा स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी मेरी ये रहती थी कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है मैं पहले उसे उठाता था। कि ये मेरा टॉपिक है, मैं इसको करूंगा। अगर वो मेरे से नहीं हो रहा है बाय चांस, तो फिर मैं उसको स्किप कर देता था बिल्कुल ही। मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स DI थे, अलजेब्रा थे, तो मैं उनको स्किप कर देता था। या रीजनिंग में पजल हुआ, फिर उन क्वेश्चंस को देखता था जो इतनी स्ट्रेंथ नहीं है मेरे, बट कई बार वो स्ट्राइक कर जाते हैं आपको।
तो आपको ये लग रहा है ना कि ये क्वेश्चन मुझे स्ट्राइक कर जाएगा, तो आप उस पर ज़्यादा टाइम लगाइए। आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये टफ पड़ रहा है, आप तुरंत उसे छोड़ दीजिए। जस्ट गिव इट 30 सेकंड्स, मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड्स। 30 सेकंड्स में आपको डिसीजन लेना है कि मेरे से होगा नहीं होगा, स्किप एंड मूव ऑन। क्योंकि 20 मिनट्स में 35 क्वेश्चन करना बहुत ईजी नहीं है, आपके लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो ये प्रोसेस सबको वो आता है मॉक से। तो ये चीज़ मैं मॉक प्रैक्टिस में ही करता था कि ये आ रहा है ठीक है, नहीं आ रहा तो आगे चलते हैं, वो चीज़ मैंने मॉक से। तो मॉक्स बहुत हेल्प करते हैं करने में। मैं मॉक्स पे ही आ रहा था, मॉक टेस्ट पे। प्री के लिए आपने कितने मॉक्स दिए होंगे रेगुलर बेसिस पे? प्री के लिए रेगुलर बेसिस पे मैं वीक में ऑलमोस्ट 10 to 12 मॉक्स देता था। ये मेरा इनिशियल फेज का था जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, तो 10 to 12 मॉक्स देता था। उसके बाद फिर जैसे जैसे एग्जाम करीब आता था मैं मॉक्स रिड्यूस कर देता था अपने माइंड से, प्रेशर रिलीज करता था और सिर्फ जो मैंने ट्रिक्स होती थी उन पे वर्क करता था। कि टॉपिक कोई भी बुक उठाई या कोई भी सेक्शनल मॉक उठाया उस पर वर्क करता था मैं, कि मॉक नहीं दे रहे हैं, वो प्रेशर जबरदस्ती का क्रिएट होगा, कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, तो सिर्फ सेक्शन टेस्ट देता था मैं, उसके बेसिस पे करता था। ठीक है, ये तो हो गई प्री की बात। हम मेंस पे आते हैं। अब मेंस में इंग्लिश की बात करें तो वो कितना टफ होता है आपके लिए या किसी के लिए भी प्रिपरेशन करना? अगर कंपेयर करें प्री और मेंस में तो काफ़ी डिफरेंस हो जाता है मेंस की इंग्लिश में। लेवल थोड़ा हाई हो जाता है मेंस का, ऐसा नहीं है कि टफ हो जाता है, बट हाँ थोड़ा लेवल अप हो जाता है, तो उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती। स्टिल मेंस की इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, अगर आपने सही से तैयारी करी है तो आप उसको कर लोगे। अगेन किसी को न्यूज़पेपर से हेल्प मिलती है तो आप वो करो, बिकॉज मेंस वोकैबुलरी पे डिपेंड करता है। आपकी वोकैब उसमें पूरी जज होती है, तो आपको अपनी वोकैबुलरी पे वर्क करना होता है। उसके लिए बुक्स हैं, कुछ लोग रेन एंड मार्टिन को रेफर करते हैं, कुछ और बुक्स को रेफर करते हैं। तो जो भी बुक आपको लगे कि हाँ ये मुझे हेल्प कर रही है, आपको उस पर फोकस करना चाहिए एंड आप उसको कर सकते हैं। बाकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो मुझे वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक लगता है किसी भी एग्जाम में, बिकॉज आपको आंसर ऑलरेडी गिवन है, आपको बस फाइंड आउट करके उसको पॉइंट आउट करना है ऑप्शंस में, तो उसकी जितनी प्रैक्टिस हो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके लिए कोई ट्रिक? ट्रिक ये है कि आप पहले क्वेश्चंस पढ़िए सारे, क्या क्वेश्चंस दे रखे हैं, देन रीड अ पैराग्राफ। जो पूरा पैराग्राफ है आजकल क्या आता है कि वो 3-4 पैराग्राफ होते हैं, उनको पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए आप और क्वेश्चंस को याद रखिए। जैसे आपको जरूरी नहीं है आपको पहला क्वेश्चन ही सबसे पहले अटेम्प्ट करना है, आपका थर्ड क्वेश्चन है वो आपको पहले पैराग्राफ में अगर उसका आंसर मिल रहा है आप उसको अटेम्प्ट करिए तुरंत। इट्स नॉट लाइक एक क्वेश्चन हायरार्की में चलने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस पहले पढ़ लो, जो आपके माइंड में स्ट्राइक करे कि इसका आंसर ये हो सकता है, गो फॉर इट, क्योंकि अटेम्प्ट करना है आपको, टाइम के अंदर अटेम्प्ट करना है। तो हायरार्की में चलने की जरूरत नहीं है, गो रैंडम एंड इट विल हेल्प यू। मैंने ये देखा, मुझे इसी चीज ने पूरा हेल्प करा। ओके ग्रेट। जैसे कुछ आपने बीटेक की थी और आपका बैकग्राउंड सही रहा इंग्लिश का, जैसे आपने बताया कि आपकी मदर भी इंग्लिश में प्रोफेसर ग्रेजुएट हैं सॉरी। सो कुछ बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते हैं उनके लिए क्या कितना टफ रहता होगा, और अगर उनको टफ है तो क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू? हिंदी मीडियम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाला से दे सकते हैं, हिंदी मीडियम के बहुत बच्चे हैं जो हर साल क्वालिफाई करते हैं एग्जाम, एंड इतना टफ नहीं आता है। बैंक ने जो बनाया है सिस्टम वो इसलिए बनाया कि हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो लोग आ सकें, तो वो पेपर उसी की तरह से अरेंज करते हैं, उसी तरीके से आता है वो पेपर। एंड तो उनको अगर तैयारी करनी है, कहीं लैक होता है, तो ये मैं सोचे कि यार ये तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ के आए, बाकी बच्चे ये मेरे से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे। आप हिंदी मीडियम से पढ़ के आए हो बट आप ग्रेजुएट हो, आपने अचीवमेंट ऑलरेडी ले रखे हैं, आपके लिए कुछ चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर एनीवन। तो आप तैयारी करो। हाँ ठीक है, आपको लगेगा कि थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालने तो आप थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स डालो। इनिशियली आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, थोड़ी दिक्कत आएगी, बट दिक्कत आ रही तो उसको छोड़ना नहीं है, कैरी ऑन विद इट। आज आ रही है, कल आएगी, परसों आएगी, चौथे दिन आपको खुद लगेगा ये तो आसान है, मैं कर लूँगा। तो छोड़नी नहीं है, आप कोई भी चीज़ पकड़ो उसको छोड़ना नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी मीडियम वाले नहीं कर सकते, हिंदी मीडियम वाले 100% कर सकते हैं, एंड करते हैं, हर साल करते हैं, वही प्रैक्टिस में एक समय परफेक्ट। या एग्जैक्टली। ठीक है, मूव ऑन टू रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए मेंस की स्पेसिफिक तैयारी कैसे रही आपकी? रीजनिंग थोड़ी मुश्किल थी मेरे लिए, क्योंकि प्री की तो रहती थी तैयारी, वो आते थे। रीजनिंग में कुछ नए टॉपिक्स थे जिनकी तैयारी करनी थी। तो उसके लिए कोचिंग जो मैंने ली थी, ऑनलाइन कोचिंग, उसने मुझे हेल्प करी। तो कोचिंग तो ओवर हो चुकी थी, बट कई बार मुझे लगता था कि हाँ इशू फेस कर रहा हूँ मैं, तो मैंने 1-2 बार क्रैश कोर्स भी लिए थे स्टार्टिंग में। कि मेंस करीब आ रहा है, मुझे दिक्कत आ रही है, तो मैं क्रैश कोर्स लेकर उनके थ्रू प्रैक्टिस करता था। तो एक ऑनलाइन क्लासेस में मुझे जो एडवांटेज एक लगता है वो ये रहता है, आपके लेक्चर सेव हो जाते हैं। यूट्यूब पे आपके लेक्चर पढ़े हैं, आप वो कर सकते हैं। आप किसी ऐप के थ्रू आप पढ़ रहे हैं तो उस पर भी वो लाइव लेक्चर सेव हो जाते हैं, आप उसको रिपीटेडली देख सकते हैं। तो एक एडवांटेज है ऑनलाइन लर्निंग का, तो वो मुझे बहुत हेल्प करता था। नहीं आ रहा है, जैसे इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन है, मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में देखे थे वो, एंड वो ईजी नहीं थे मेरे लिए,
तो टाइम लगा, मैंने उनके लेक्चर्स लिए, उनकी क्लासेस अटेंड करी बार बार, टीचर ने जो क्लास में बताया, फिर नेक्स्ट डे क्लास में डाउट भी पूछे उनसे, तो ऑनलाइन स्टडीज़ ने मेरी बहुत हेल्प करी। फिर मॉक टेस्ट से मैंने प्रैक्टिस करी। मैंने मॉक फर्स्ट ईयर में मेरा मेंस का ये रहता था कि 3 घंटे का होता है, बट स्टिल मैं दिन में टाइम निकालता था कि मैं 2 घंटे तो 2 मॉक तो दूंगा ही दूंगा, देना ही है मुझे 2 मॉक। फिर एक बार जब पेपर दे दिया, क्लियर हो गया, फिर कॉन्फिडेंस अंदर से बूस्टअप हो गया था। तो फिर वो चीज़ कंटिन्यू हुई, फिर एक मॉक भी काम कर जाता था। आपने एक मॉक दिया तो सही चलता था वो। ओके, जैसे आपने ऑनलाइन और ऑफलाइन एजुकेशन की बात की, सो मतलब सब दोनों का अपना फैक्टर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू क्या है, लाइक बहुत लोग हैं बुक्स से पढ़ना काफ़ी कम कर दिया है, जितने मैंने काफ़ी लोगों से इंटरव्यू में सुना, बट व्हाट डू यू थिंक कि बुक्स ही बेस्ट है आपके लिए या ऑनलाइन या कोचिंग? दोनों के अपने एडवांटेज हैं और मेरा मानना है दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। ओके, क्योंकि आपने ऑनलाइन क्लासेस में कुछ पढ़ा है, आप उसको तब तक इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जब आपके पास पेन पेपर ना हो, आपके पास क्वेश्चन ना हो। क्वेश्चंस आपको बुक से मिलेंगे। आप कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो, टीचर आपको मैक्सिमम 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन बता देंगे उस क्लास में, आप उन पे नहीं टिक सकते। आपको कोई ना कोई बुक रेफर करनी पड़ेगी, कोई ऐसी चीज़ रेफर करनी पड़ेगी जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि टीचर हर समय अवेलेबल नहीं है। अब रात को 12 बजे तक लोग पढ़ते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उस समय किससे पूछेंगे, डाउट आएगा। आपके पास बुक है, बुक में सॉल्यूशन दे रखा है, आप करो, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा तो आप सॉल्यूशन देखो। तो दोनों चीज़ों को पैरेलल लेकर चलना चाहिए, क्योंकि बुक्स भी आपकी उतनी हेल्प करती हैं जितना एक ऑनलाइन टीचर आपकी हेल्प कर रहा है। दोनों में से आप किसी को भी, वो सबका अपना परसेप्शन है कि किसके साथ जाना है, बट मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि दोनों को साथ में लेकर चलो, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं क्वांट पे। तो ऑफ कोर्स मेंस की क्वांट डेफिनेटली टफ रही होगी, सो और आपने उसके अंदर सब टॉपिक्स कवर करे अपने मेंस के लिए भी, या कुछ स्पेसिफिक टॉपिक थे कि हाँ यार नहीं, जैसे आपने बताया कि 360 डिग्री कवर करना चाहिए, बट डेफिनेटली क्वांट टफ रहा होगा, तो क्या उसमें ट्रिक्स? क्वांट बहुत टफ था। इनफैक्ट IBPS PO का जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, क्वांट मेरा हमेशा से स्ट्रॉन्ग सेक्शन रहा है हर चीज़ में। ओके, बट मैं ब्लैंक हो गया था पेपर के टाइम पे। स्टार्टिंग के 10 मिनट्स मुझसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आई वॉज कम्प्लीटली ब्लैंक कि मुझे क्या करना है। मेरा मन ये कर रहा था मैं पेपर छोड़ के भाग जाऊँ, लिटरली कि मैं छोड़ूँ, मैं भाग जाऊँ यहाँ से। फिर मैंने खुद को थोड़ा बूस्टअप करा, मैंने ब्रेक लिया, थोड़ा पानी पिया, फिर जो क्वेश्चंस थे जो मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ उन पे फोकस करा। तो उस एग्ज़ाम से मैंने ये सीखी कि आप 360 डिग्री तो आपको जाना पड़ेगा, बट आपको हर टॉपिक को स्पेसिफिकली टाइम देना पड़ेगा क्वांट में। क्वांट ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि DI भी आएगा तो उसमें 3 वेरिएबल्स या 4 वेरिएबल्स के क्वेश्चंस होते हैं, वो आ जाते हैं, तो वो ईजी नहीं है। तो एक स्पेसिफिकली डे टू डे बेसिस पे आपको टाइम देना पड़ेगा स्पेसिफिकली क्वांट के लिए। जैसे आप बाकी सेक्शंस को देते हो उससे थोड़ा सा ज़्यादा आपको क्वांट को देना पड़ेगा, क्योंकि कंपैरिजन में क्वांट थोड़ी टफ आती है, क्वांट लेंथी भी होती है। तो मैंने यही करा, अगर मैं डेली मॉक लगा रहा हूँ तो मैं डेली क्वांट को नहीं छोड़ता। मुझे डेली क्वांट पढ़नी है, आज ये टॉपिक करना है, इसके 10 क्वेश्चन करने, ज़्यादा नहीं करूँगा, 10 करूँगा, लेकिन तो मैंने क्वांट को नहीं छोड़ा। उस तरीके से मैंने क्वांट अपनी इंप्रूव करी, कॉन्फिडेंस डेवलप करा, तो फिर अब स्पीड बन गई थी क्वांट की एंड तक आते। ओके, सो क्वांट में स्पेसिफिक आप जैसे मॉक देते थे, तो आपके अकॉर्डिंग आपने कौन से पहले टॉपिक चूज किए थे कि हाँ मुझे तो इसी के मतलब ये अटेम्प्ट पहले करना? क्वांट में मैंने जो सबसे पहले टॉपिक चूज करा, अगेन DI चूज करा था, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और उसके बेसिस पे होते हैं एटलीस्ट 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपका मेजर सेक्शन जो है वो कवर कर लेता है और मार्क्स भी ज़्यादा आते हैं उसमें। तो मैंने उसको फोकस बनाया अपना। मैंने इनिशियली प्रैक्टिस ही DI की शुरू करी, हर तरीके के DI शुरू करे। जैसे आपका पुराना क्वेश्चन था बुक्स, तो मैंने बुक्स निकाली, RS अग्रवाल उठाई मैंने दोबारा से, उसके सारे क्वेश्चन नई ट्रिक से मैंने सॉल्व करे दोबारा से, जो टीचर्स ने पढ़ाया वो चीज़ सॉल्व करी, तो उससे DI पे मेरा कमांड ज़्यादा बना। फिर मैंने अलजेब्रिक पे गया, फिर अरिथमेटिक पे गया, तो इस तरीके से मैंने उनको सेग्रीगेट करा कि मुझे सबसे ज़्यादा DI पे फोकस करना है, मार्क्स स्कोर करने हैं, एक्यूरेसी करनी है। क्योंकि प्री का ही रहता है आपको अटेम्प्ट भी ज़्यादा करने, मेंस में आपको एक्यूरेसी रखनी है। आपके अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने 50% पेपर अटेम्प्ट करा है, वेल एंड गुड। अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आप पेपर क्लियर कर जाओगे। ओके, हाँ, तो प्री में मेन करता है आपकी अटेम्प्ट्स और एक्यूरेसी, क्वांट में मेंस में मैटर करती है आपकी एक्यूरेसी। ऐसा नहीं कि आप 2 क्वेश्चन करके आओ, ठीक करके आओ तो नहीं होगा सिलेक्शन, बट एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन आपने 50% भी पेपर अगर अटेम्प्ट करा और 100% एक्यूरेसी है तो आपका पेपर क्लियर होने के बहुत हाई चांसेस है। ग्रेट। सो मेंस में अगर मैं बात करूं तो कुछ रिपीटेटिव क्वेश्चंस होते हैं इसमें जो पुराने आ रखे हैं, या सब पैटर्न कुछ ऐसा रिपीटेशन होता है? बैंकिंग सेक्टर में ऐसा है कि आपको कोई भी क्वेश्चन रिपीटेटिव नहीं मिलेगा कि ये पिछले 2019 में आया तो 20 में आएगा, 21 में आएगा। पैटर्न वही हो सकता है, क्वेश्चन सिमिलर हो सकता है कि DI का ये था, इस तरीके की DI थी, उससे मिलती जुलती आ जाएगी, बट एग्जैक्ट वो DI नहीं आएगी कभी। बैंक का पैटर्न पैटर्न सेम रहता है, क्वेश्चन हर बार चेंज होते हैं, एवरी टाइम इट्स अ न्यू चैलेंज फॉर
कैंडिडेट। ओके। तो बैंक में रिपीट नहीं होते क्वेश्चंस, किसी भी तरीके के रिपीट नहीं होते, पैटर्न सेम रहता है। बैंक कभी आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाता। बैंक ने जो प्रिस्क्राइब करा है कि ये क्वेश्चंस हैं तो वो यही पूछेगा, आउट ऑफ बॉक्स जाके आपसे कुछ अलग सी चीज़ नहीं पूछेगा, बट वो चेंज कर देगा। बैंक के पास बहुत मटेरियल है पूछने के लिए और जज करने के लिए कैंडिडेट्स को। ओके। एंड ये सिर्फ SBI नहीं, IBPS सबके साथ यही, सब एग्जाम सबके साथ। ठीक है। आपके एग्जाम डे की बात करें तो आप भी किसी क्वेश्चन में आप ऐसे थे कि स्टक हो गए थे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस रहे आपके टाइम पे भी, और अगर आप स्टक हुए तो इंस्टेंटली आपने मूव ऑन किया, या लाइक उस टाइम पे क्या स्ट्रेटजी चलती है एग्जाम टाइम पे? बिकॉज मॉक टेस्ट वी नो कि हम घर में दे रहे हैं या कहीं भी दे रहे हैं, वी हैव फ्रीडम कि हाँ इससे रिजल्ट नहीं आएगा, बट एग्जाम के दिन अगर कुछ स्टक होता है तो उस टाइम पे अपने आप को कैसे संभाला? एक्चुअली जैसे मैंने अभी बताया कि 29 जो फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा IBPS PO का, मेरे साथ यही हुआ था। मैं एक क्वेश्चन पे आके स्टक हो गया, नहीं चल पाया, मैं अगले क्वेश्चन पे गया, फिर स्टक हो गया। वॉच देखी तो 10 मिनट निकल चुके थे और मेरे से 2 क्वेश्चन मैंने देखे थे, अटेम्प्ट भी नहीं करे थे, तो उस टाइम मैं ब्लैंक हो गया था। फिर मैंने ये चीज़ सीखी कि आपको खुद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आपकी अपनी ईगो पे नहीं लेना, या ये नहीं लेना कि यार ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, ये क्वेश्चन मेरे से क्यों नहीं हो रहा, मैंने इतनी पढ़ाई करी। आपको आगे चलना पड़ेगा क्योंकि आपको फाइनल रिजल्ट चाहिए, आपको क्लियर करना है एग्जाम। उसके लिए आपको चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। ये उसी तरीके से जैसे कुछ लोग फ़ोन को बाइकआउट कर देते हैं, दोस्तों को छोड़ देते हैं, क्वेश्चंस भी सेम उसी तरीके से। आपको लग रहा है आपके टाइम को हार्म कर रहा है, आपके रिजल्ट को हार्म कर रहा है, आप छोड़ो, आगे निकलो, मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी और यही चीज़ मैंने इंप्लीमेंट करी आगे के एग्जाम्स में। जो क्वेश्चन लगा कि नहीं हो पा रहा यार, 30 सेकंड देखा, स्किप करा, आगे चला, बाद में देखेंगे अगर टाइम बचा तो, वरना आगे वाले क्वेश्चंस में मैंने अपना पूरा टाइम दिया, उनको सॉल्व करा जो मुझे आते थे। ओके। और GA की बात करें हम, GA में आपने स्टार्टिंग से पढ़ना, क्योंकि GA कहीं भी लाइक कह सकते हो सीमित नहीं है, एग्जैक्टली डेली कुछ ना कुछ नया आएगा जो आप बाहर न्यूज़ हो गया कहीं भी सुनते रहेंगे। तो GA का कैसे करते थे रेगुलर? GA इनिशियली मेरे लिए बहुत टफ था। तो बीच में एक फेज था जब SBI क्लरिकल का मेंस था जो मैंने क्लियर करा था। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम कि मैं तैयारी के टाइम पे सुबह 4 बजे उठता था। 4 बजे उठ के मैं सारे करंट अफेयर्स जितने भी थे वो सब पढ़ता था मैं, क्योंकि मॉर्निंग पर्सन वैसे भी नहीं थे और अचानक से 4 बजे उठना। 10 दिन का टाइम मिला था मेंस के लिए, रिजल्ट आने के बाद पता भी नहीं था कि हो जाएगा। तो तैयारी शुरू करी, तो रटता था मैं बेसिकली करंट अफेयर्स, समझने का टाइम नहीं था, तो उनको रटा मैंने, बट फिर उससे याद रहता था? नहीं याद रहता था, वो चीज़ काम नहीं करी। फिर पर 10 दिन का टाइम था, करना था कुछ तो करा उस टाइम, लकीली पेपर क्लियर हो गया। ओके। बट फिर जब SBI PO का एग्ज़ाम दिया मैंने 2020 में, उस टाइम मैंने क्या करा था, मैंने मल्टीपल सेट्स उठाए थे, अलग अलग चैनल से मैंने करंट अफेयर्स उठाए, उनके नोट्स बनाए मैंने, हैंड रिटन नोट्स बनाए, और मैंने उनसे तैयारी शुरू करी। ओके। तो जब पेपर होता था उससे पहले मैं जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए उनको रिवाइज करा। बट हर चीज़ आपको कुछ सिखाती है। 2020 का PO का मेंस पेपर ऐसा है कि बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन आए हुए थे। ओके। पेपर इतना टफ था कि बच्चे खुद खराब हो चुकी थी हालत सबकी कि ये क्वेश्चन आ कहाँ से गए। घर जाके देखा तो ये करंट अफेयर हमने पढ़ा था, बट ये उसके बीच में एक लाइन छुपी हुई थी, वो पूछ ली उन्होंने। ओके। तो उसके बाद से फिर मैंने ये करा कि मैं एक चीज़ उठाऊंगा, उसको पूरा अच्छे से पढ़ूंगा, सेम मंथ्स के करंट अफेयर में दोबारा पढ़ूंगा किसी दूसरी साइट से, दोनों को कंपेयर करूंगा और उनके पॉइंट्स बनाऊंगा। अगर उसमें 5-5 पॉइंट्स दोनों के हैं तो मैं 10 पॉइंट्स बन के उनको तैयार करूंगा। इसके लिए टाइम चाहिए। जब आप मेंस की तैयारी शुरू कर रहे हो, आपको उसी टाइम GA की तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ओके। इसमें कुछ लोग ये ट्रिक करते हैं कि स्टार्टिंग जो एग्जाम सपोज सितंबर में है तो आप अगस्त, जुलाई, जून के पेपर तैयार कर लो, मॉक करंट अफेयर्स तैयार कर लो, तो वो ट्रिक भी चल सकती है क्योंकि करंट अफेयर से एकदम फ्रेश पूछते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि ऐसा मत करना। आप 6 महीने 1 साल जितना कर सकते हो उतना तैयारी करो। करंट अफेयर्स डे टू बेसिस पे करो। आपका प्री है, आपका मेंस है, आप मत छोड़ो। करंट अफेयर्स आप डेली पढ़ो, आपको लाइव अपडेट्स देगा। आप पब्लिक इंटरेक्शन करोगे तो उसमें भी आपकी हेल्प करेगा एक तो, और पेपर के लिए तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा। GA ऐसी चीज़ है जो आप छोड़ नहीं सकते। क्वेश्चंस भले ही आपके पास 40 आएंगे, बट 40 क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे आप एक बार को ये पता कर सकते हो, करंट क्वांट कहाँ से आ रहा है, रीजनिंग कहाँ से आ रहा है, आप GA का नहीं पता कर सकते। तो मेंस की तैयारी के साथ साथ जैसी नोटिफिकेशन से भी आने से भी पहले तैयारी शुरू रखिए अपनी करंट अफेयर्स की। डेली बेसिस पे उसको छोड़ना नहीं है कभी भी। करंट अफेयर्स आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब हम बात करते हैं मॉक टेस्ट की। कितना वैल्यू करता है एक एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट एग्जाम के लिए बहुत वैल्यू करता है। आप प्रैक्टिस ही मॉक टेस्ट से कर सकते हो। आपको नहीं पता लाइव सिचुएशन में कैसा होगा। जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट देते हैं उनको नहीं पता लाइव में कैसा होगा, तो उनके लिए मॉक टेस्ट बहुत हेल्पफुल है। जो दे चुके हैं उनके लिए मॉक इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि वो खुद को रेट कर सकते हैं कि मैं पिछली बार यहाँ लैग करा था, क्या मैंने इंप्रूवमेंट करा, नहीं करा तो मुझे क्या करना चाहिए जो मैं इंप्रूवमेंट करूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं मॉक्स के मार्क्स देखकर, कि यार कट ऑफ क्लियर नहीं हो रही है, मेरा ये नहीं हो रहा। बट मेरा उन लोगों से सिर्फ एक यही कहना है
आपने जीरो से शुरुआत करी थी, आप जीरो से अगर कट ऑफ 70 है बट आपके 60 मार्क्स हैं, ठीक है कट ऑफ क्लियर नहीं हुई है बट आप 60 तक तो पहुंचे हो ना, आप जीरो से 60 तक पहुंचे हो। एवरी मॉक टीचेज यू समथिंग, आप हर मॉक में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हो। हाँ 60 से आप 50 में आ रहे हो वो गलत है, आपको वो देखना पड़ेगा कि मैं क्यों आया। हो सकता है पेपर का लेवल टफ हो, मॉक टफ हो, बट ठीक है, बट आप जीरो पे थे, आप जीरो से 60 पे पहुंचे हो, आप तैयारी करो, आप एक दिन 80 पे भी पहुंचोगे, कट ऑफ 70 ही रहेगी, आप 60 पे पहुंचो, आप 80 पे भी पहुंचोगे। सो मॉक की बहुत वैल्यू है, मॉक देना कभी नहीं छोड़ना है, और मॉक में अगर मार्क्स नहीं आए तो डिमोरलाइज भी नहीं हो रहा है, कीप गिविंग मॉक्स ही आपको आगे तक लेकर जाएंगे। आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स ऑफ मॉक्स इंक्रीज हुए थे मेंस के लिए, या कुछ कितने मॉक्स देते थे आप दिन में? इनिशियली जब तैयारी शुरू करी थी तो दिन में 2 मॉक्स देता था मैं, तो इन अ वीक अगेन 10 to 12 मॉक्स मेरे हो जाते थे, क्योंकि मैं गैप पे देता था, हर तीसरे दिन देता था, मतलब हर ऑल्टरनेट देता था। कभी कभी मन कर गया तो बीच में मैंने एक मॉक और उठा दिया, बट जैसे जैसे और अटेम्प्ट्स आते गए तो मॉक के अटेम्प्ट्स कम होते चले गए थे, क्योंकि जॉब लग गई थी तो उस टाइम इतना नहीं अटेम्प्ट हो पाता था मॉक्स, तो बट मॉक देना जरूरी था। तो जब तक मेरा सेकंड अटेम्प्ट था SBIPO का, जिस 2021 वाला, मैंने ऑलमोस्ट वीक में 3 मॉक दे रखे थे, विद जॉब में 3 मॉक देता ही देता था, सैटरडे संडे पड़ गया तो उस दिन 2 मॉक भी लगा लेता था। ओके ठीक है, ये तो मेंस की बात होगी। अब वी कैन से वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट और वन ऑफ द इजीएस्ट, आई डोंट नो, डिपेंड्स अप टू यू और पर्सन टू पर्सन। इंटरव्यू में कैसे प्रिपरेशन किया आपने सबसे पहले? तो इंटरव्यू मेरे 3 इंटरव्यू एक साथ आए थे, IBPS RRB PO, IBPS PO और SBIPO, तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग ली थी उसके लिए। मुझे इनिशियली कॉन्फिडेंस था कि मैं कर लूँगा, बट फिर मैंने पूछा तो लोगों ने कहा कि नहीं कोचिंग होनी चाहिए, तो मैंने लिया, मैंने इंटरव्यू दिया। सरप्राइजिंगली वो अच्छे गए, जो जिन्होंने मॉक इंटरव्यू लिया था वो खुश थे मेरे से, बट इन एग्ज़ाम ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट इंटरव्यू 2018 में दिया था, उसके बाद सीधे 2021 में मैं इंटरव्यू देने गया था 3 साल बाद। सो आई वाज प्रीटी मच नर्वस। IBPS RRB PO का था, मैं नर्वस हो गया, ब्लैंक हो गया एक बार फिर से वहाँ, तो वहाँ मैं लैग कर गया था। सो जो मैंने वहाँ से सीखा वो ये कि आप ऑनलाइन मॉक डेफिनेटली दो, फिजिकल मॉक दे सकते हो तो वो भी जाके दो, आप लाइव देखोगे, लाइव फील कर पाओगे क्या चीज़ है। प्लस कभी आपको ऐसा लगे कि यार नर्वस हो रहा हूँ, तो जस्ट थिंक कि आप नॉर्मल कन्वर्सेशन के लिए आए हो, सामने जो बैठा हुआ बंदा है वो ऑलरेडी आपको जज कर चुका है, उन्होंने आपके मार्क्स देख रखे हैं, प्री के भी मेंस के भी देख चुके हैं, वो उनको पता है कि इसने क्लियर करा तो ये यहाँ पर आया है, तो वो आपको जज नहीं करेगा कि इसको तो नॉलेज ही नहीं है, वो बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं कि कल को आपको कस्टमर डीलिंग में जा रहा है, आप उनको डील कर सकते हो नहीं कर सकते। आपको आता है आप कॉन्फिडेंस से बोलो, आपको नहीं आता तो आप कॉन्फिडेंस से बोलो नहीं आ रहा है। लाइफ इज अ लर्निंग फेज, आप हर दिन कुछ सीखोगे, तो ऐसा नहीं है कि आप बचपन से ही एक्सपर्ट हो। तो ये चीज़ मैंने सीखी और वो चीज़ मैंने आगे इम्प्लीमेंट करी अपने इंटरव्यूज़ में। मैंने और हाँ मॉक टेस्ट में देता रहा, मॉक इंटरव्यू मैंने हर बार दिए जितनी बार भी इंटरव्यू है, और साथ में खुद का कॉन्फिडेंस बूस्टअप मैं खुद ही करता रहा कि यू कैन डू इट, खुद को आप चीयर अप खुद कर सकते हो। आपको करना है, आप मिरर में देख के बात कर लो खुद से, आप क्वेश्चन सेट आपके पास होता ही है, ऑनलाइन सब अवेलेबल है, आप मिरर में वो क्वेश्चन खुद से पूछो। मिरर में नहीं कर सकते, अपने फ्रेंड से पूछो, अपनी मदर, अपने फादर, कोई भी आपकी हेल्प कर सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस चाहिए, बाकी इंटरव्यू से डरने की जरूरत नहीं है, इट्स अ हेल्दी कन्वर्सेशन। अभी हम लोगों का कन्वर्सेशन चल रहा है, ये भी एक तरीके का इंटरव्यू ही है, और यही सेम चीज़ वहाँ भी होगी। हाँ, जितना आप कंफर्टेबल हो रहे हो उससे ज़्यादा कुछ। हाँ, आप कॉन्फिडेंस से जाओ, एंड एक चीज़ है, आपको झूठ नहीं बोलना है, आप जैसे हो पोर्ट्रे योरसेल्फ लाइक दैट। आपने एक झूठ बोला ना, वो बहुत दिन काम कर चुके हैं प्रोफेशन में, उनको इतना नॉलेज है, उन्होंने इतने लोग देखे हैं, इतने लोगों का इंटरव्यू लिया, वो तुरंत पकड़ लेंगे कि आप झूठ बोल रहे हो। जैसे आपने झूठ ना बोलने की बात की है, तो अगर आपको वहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपको लाइक ज़रूरी है कि कुछ भी बोलना, या जस्ट स्किप द क्वेश्चन? नहीं, जरूरी नहीं, आपको नहीं आता बोल दो सॉरी सर आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट, या सॉरी मैम मुझे नहीं आता, बट आई विल गेट टू इट। बट वो आपको अफेक्ट करेगा मार्क्स में? या वो नहीं करेगा अफेक्ट, क्योंकि जैसे मैंने कहा नॉलेज वो ऑलरेडी चेक कर चुके हैं आपके प्री क्लियर करा है, आपने मेंस क्लियर करा है, बैंकिंग एग्जाम इजी तो है नहीं, आप टफ एग्जाम क्लियर कर पहुंचे, तो नॉलेज तो चेक कर चुके हैं, वो आपकी जेन्युइनिटी चेक कर रहे हैं कि ये झूठ बोलेगा, क्या बोलेगा, कल को कस्टमर इससे आके बोल रहा है। अब मैंने कुछ भी कोई उल्टा जवाब कस्टमर को दे दिया एंड उसने बाहर जाके किसी और को बोला, तो बैंक की इमेज में फर्क पड़ेगा। तो बैंक की इमेज के ऊपर तो आपको सच बोलना है, नहीं आता तो ठीक है, नहीं आता मुझे, मैं सीख लूंगा उस चीज को। ओके, हाँ, तो आपको ट्रू रहना है, झूठ कभी मत बोलिए, रैंडम आंसर्स कभी नहीं देने। ठीक है, आपके पुराने जो भी इंटरव्यूज हुए थे बैंक के लिए, वहाँ पे अकॉर्डिंग टू यू क्या कमी रह गई थी, या नर्वस हुए थे, या क्या इशू रह गया था जो आपने लाइक आगे के एग्जाम्स में आपने किया? हाँ, जो इनिशियली मेरे साथ इंटरव्यूज में हुआ वो यही था कि मैं नर्वस हो गया था। ओके। मैं थोड़ा नर्वस था,
इतने साल बाद इंटरव्यू दे रहा था और प्रेशर था, डेफिनेटली प्रेशर था कि जॉब नहीं लगी है, 4 साल हो चुके थे ग्रेजुएशन को, अभी तक घर पे बैठा था, तो उस नर्वसनेस में वो मेरे नहीं रहे थे। फिर मैंने जब दोबारा इंटरव्यू देने गया तो मैं फ्रैंकली बोलता हूँ मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। टिल डेट आई एम इंट्रोस्पेक्टिंग माई सेल्फ कि SBI PO सेकंड इंटरव्यू मेरा मुझे बहुत कम मार्क्स मिले थे, आई स्कोर्ड ओनली 23 मार्क्स आउट ऑफ 50। मैं स्टाफ में भी था, मैं पहले इंटरव्यू दे चुका था, स्कोर्ड 37 एट दैट टाइम। तो मुझे अभी तक खुद रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे से क्या कमी रही उस टाइम। मैं खुद भी करता हूँ, ये भी था कि उन्होंने वर्क रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे थे, मैं उनका प्रॉपर्ली आंसर नहीं दे पाता, 6 महीने में थे मुझे काम में आए हुए, तो मैं ज़्यादा चीज़ों में ये था सॉरी सर मुझे अभी आइडिया नहीं है, तो कहीं लगता है कि मुझे वो चीज़ इफेक्ट कर गई। सो जो थर्ड इंटरव्यू था मेरा उसमें मैं गया एंड आई वाज कॉन्फिडेंट, मैंने क्लियर जाके बोला कि मैंने इन सेक्शंस पे काम करा है, आपको इनसे कुछ पूछना पूछ लो, अदरवाइज सॉरी मैं अभी लर्निंग फेज में हूँ, मुझे जो आता होगा मैं आपको कन्वे कर दूंगा, आपको आंसर दे सकता हूँ, नहीं आता तो मैं अभी सीख रहा हूँ, मैं डेफिनेटली उसको सीखूंगा, प्लस मैं नर्वस नहीं हुआ इस बार। तो उन्होंने उसी सेगमेंट पे क्वेश्चन पूछे? नहीं, उन्होंने अलग से भी क्वेश्चन पूछे मेरे से। उस सेक्शन के जो मुझे क्वेश्चन आते थे मैंने उनका आंसर दिया, मैंने कहा सॉरी सर अभी मैं इस सेक्शन में नहीं गया हूँ, बट आई डेफिनेटली लर्न इट। तो उनका एक क्वेश्चन था जो थोड़ा टफ था कि आपने क्यों नहीं करा ये, आप क्यों नहीं गए अभी तक इस सेक्शन में। सो उस टाइम पे 2 आंसर्स आए थे मेरे दिमाग में, एक तो मैं ये बोल दूं कि मेरे सुपीरियर्स ने मुझे भेजा ही नहीं, और सेकंड ऑप्शन था कि सर मुझे ये इम्पोर्टेंट लग रहा था उस टाइम पे कि मेरी ब्रांच को ज़रूरत थी इस सेक्शन में, तो मैं इसमें लगा, फिर मुझे लगा कि अब यहाँ पे स्टेबिलिटी आ गई है, मैं सेकंड पे जा सकता हूँ, तो वहाँ मैं ट्राई करता हूँ, तो मैंने सेकंड आंसर दिया, क्योंकि फर्स्ट आंसर में मुझे स्ट्राइक करा कि ये तो सीधे सीधे ब्लेमिंग हो जाएगा, करेक्ट, कि आपने खुद क्यों नहीं सीखा, खुद इनिशिएटिव क्यों नहीं लिया, और उसी टाइम यू कैन बी जज्ड उस टाइम। हाँ, उसी टाइम पे आपको जज कर लेते। 2 आंसर थे, सेकंड वाला आंसर जो कि जेन्युइन था, बैंक में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मैं अभी बता नहीं सकता, तो उन प्रोसेसेस में लगा हुआ था, तो मैंने उनको सब कन्वे करा एंड दे वर सेटिस्फाइड कि अच्छा फिर ठीक है आप कर सकते हो, बट हाँ इन फ्यूचर उनका यही था, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ऑलराउंडर की तरह परफॉर्म करेंगे। आई वाज लाइक कि आई विल डेफिनेटली डू दैट सर, कि मेरा गोल ही है कि मुझे एक दिन ब्रांच मैनेजर बनना है, ब्रांच मैनेजर बनने के लिए आपको सारी चीज़ें आनी चाहिए, तो आई लुक इनटू दैट। तो नर्वस नहीं होना एंड बी ट्रूथफुल, यही 2 चीज़ें मैंने सीखी हैं और यही इंप्लीमेंट करी मैंने इस बार। इंटरव्यू के टाइम पे कुछ लैंग्वेज बैरियर इशू होता है? नहीं, कोई बैरियर नहीं है, जैसे जो आपका इंटरव्यू लेते हैं वो बहुत काम है, कंपोज्ड हैं, वो नॉलेजेबल पर्सन्स हैं, वो आपसे फ्रीली पूछते हैं कि आपको इंग्लिश में देना है, आपको हिंदी में देना है, जहाँ पे रीजनल लैंग्वेज होती है वहाँ रीजनल लैंग्वेज का भी ऑप्शन होता है। तो वो आपसे पहले ही पूछ लेते हैं कि आप किस में कंफर्टेबल हो, एंड आपने सपोज इंग्लिश बोल दिया बट इंटरव्यू के टाइम पे आप थोड़ा इशू फेस कर रहे हो, तो वो आपसे बोल सकते हैं आप इशू फेस करो, कोई नहीं आप हिंदी में स्विच कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, वो उस टाइम कैंडिडेट के माइंड में आएगा कि मैंने हिंदी बोला था मैं इंग्लिश में कर रहा हूँ, इंग्लिश बोला था हिंदी में कर रहा हूँ, मार्क्स कटेंगे, बट नहीं है, ऐसा नहीं है। कंफर्टेबिलिटी होती है, नहीं होता सबके साथ कि इंग्लिश में आप कई बार कर दो, आप बैंक में पहुंचोगे, बहुत से कस्टमर्स आएंगे जिसको हिंदी आती ही नहीं होगी, या जिसको इंग्लिश ही नहीं आती होगी, आप उससे कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करोगे, तो वो चीज़ इतना इफेक्ट नहीं करती, आप स्विच कर सकते हो एंड दे आर वेरी हम्बल विद दैट, उनको कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। और आप जिस मूड में आंसर करना चाहते हो वो क्वेश्चन भी उसी मूड में करेंगे आपसे। सो आई होप डेफिनेटली एस्पिरेंट्स को पता लगा किस स्टेप से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है। अब हम आते हैं जीडी की बात करते हैं, जीडी और जीई, उसके लिए कुछ ऐसे अलग से प्रिपरेशन आपने की? जीडी के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स, डे टू डे लाइफ पे जीडी होता है। लाइक पिछले कुछ टाइम से तो बंद था जीडी, 2019 में लास्ट जीडी हुआ था, उसके बाद बंद कर दिया था, अब इस साल से फिर शुरू करा है। तो उसमें क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अभी ऑनलाइन एजुकेशन हम डिस्कस कर रहे थे, तो बच्चों को घर से पढ़ाया जा रहा था, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस थे, डिस्कशन करना है कि ऑनलाइन एजुकेशन अच्छी है या नहीं है। तो ये सब डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं, करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें हैं। इसके लिए आप प्रिपरेशन तो यही कर सकते हैं, आप करंट अफेयर से अपडेटेड रहिए, चीज़ों के बारे में जानिए, जितना आप नॉलेजेबल बनेंगे, प्लस डिस्कशन रखिए। लोग क्या होते हैं वो डिस्कशन नहीं करते हैं, डिस्कशन जरूरी है। इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत से लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, नहीं कर पाते, बट उनका भी कोई ना कोई एक दोस्त होता है, आप जिससे फ्रीली बात कर सकते हैं, तो आप उससे डिस्कशन करिए, उसको बोलिए कि यार मुझे तैयारी करनी है, डिस्कशन करते हैं। ये भी मत बोलिए तैयारी करनी है, रैंडमली टॉपिक उठा लीजिए, दोस्त तो बात कर सकते हैं या घर में, तो वो चीज़ जीडी में बहुत हेल्प करेगी। बाकी जीडी को कई लोग डिबेट से कंपेयर कर लेते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, उसमें रैश वर्डिंग यूज कर लेते हैं, एंगर आ जाता है उनका, तो वो चीज़ नहीं करनी है। डिबेट में डिफरेंस है, जीडी में डिफरेंस है। सब तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएट है तो इनको आइडिया होगा, बट स्टिल उस टाइम वो प्रेशर ऐसा होता है, रूम के अंदर एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि वो चीज़ आ जाती है, थोड़ा एंगर आ जाता है, तो उस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ता है। आपके साथ हुआ कुछ ऐसा? नहीं, मैं लकीली फेस किया और लोगों के साथ, जब हाँ कुछ लोग थे वो एंगर में आ जाते थे, तो उस टाइम पे आप एंकर का रोल प्ले कर सकते हैं, आप उसको काम डाउन कर सकते हैं, यू कैन ब्रिंग हिम बैक कि
आप कुछ भी ऐसा बोलिए कि ये जीडी चल रहा है, हम थोड़ा काम वे में कर सकते हैं, डोंट वे, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ओके। आप अगर जीडी में किसी को काम डाउन कर रहे हैं, एंकर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप में ब्रांच मैनेजरशिप है, आप ऑफिशियल हैं, बैंक वाली जो वहाँ पे लोग बैठे हैं, आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, जीडी ले रहे हैं, वो ये देखेंगे यार ये पूरी ब्रांच को हैंडल कर सकता है, ये किसी को काम डाउन कर रहा है, कस्टमर आ गया भड़कते हुए, तो ये उसको काम डाउन कर सकता है, तो ये पॉजिटिव साइन है आप लोगों का। ऑफ कोर्स यहीं पे अगर आप बहुत ज्यादा एंगर इशू हो गया तो हाँ, तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल सकता है। तो ट्राई टू प्ले एन एंकर इन ग्रुप डिस्कशन, आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। एज ए ऑफिसर यू नीड टू हैंडल सो मेनी थिंग्स। एग्जैक्टली, पूरा बैंक एक तरह से आप हैंडल कर। हाँ, तो आपको एंगर इश्यूज पे कंट्रोल करना पड़ेगा, चीज़ को समझना पड़ेगा, आप क्या चीज़ कर रहे हो, उसकी डिटेल नॉलेज आपके पास अगर है तो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। एंड ग्रुप एक्सरसाइज की आप तैयारी एसेस तो नहीं कर सकते बिकॉज वो रैंडम होता है, आपके पास रैंडम 10 पॉइंट्स आ जाएंगे, आपको ग्रुप के साथ मिलकर उनको अरेंज करना है, अगेन जीडी करना है आपको। तो जो चीज़ जीडी के साथ जाती है, फिजिकल बिहेवियर, आपका टॉकिंग कैसी है, वो सब चीज़ें आप ग्रुप एक्सरसाइज में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी इट्स अ रैंडम प्रोसेस, आपको नहीं पता क्या टॉपिक आएगा, कुछ भी आ सकता है, इट्स रैंडम। ओके जी, ठीक है। हमने काफ़ी बातें कर ली है, बट फिर भी मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा। एक ना लंबा फेज होता है प्रिपरेशन का, यू नेवर नो, किसी का 1 साल में, किसी का 2 साल में, किसी का 5-6 साल, इट डिपेंड्स। और आपने भी काफ़ी लंबा फेज रहा आपका, जैसे बताया। खुद को मोटिवेट करने के लिए लाइक कि हाँ मुझे इस बात से नहीं हटना है, कुछ ऐसा आप करते थे? कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ, बट आपका क्या था आपके अकॉर्डिंग? मैं एक ट्रैवल फ्री हूँ, मुझे घूमना बहुत पसंद है। ओके। और मैं जैसे बताया, मैंने गाजियाबाद में एजुकेशन थी, तो जब 2021 में मेरे 5 रिजल्ट नहीं आए और इसकी वेटिंग लिस्ट नहीं आ रही थी एसबीएस जूनियर एसोसिएट की, तो आई वाज ब्रोकन डाउन। मतलब 2 अप्रैल का दिन ऐसा था कि मैं, मेरे फादर, मेरी मदर, हम तीनों रो रहे थे मॉर्निंग में जब रिजल्ट आया कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। उसके बाद मैंने पढ़ाई बिल्कुल छोड़ दी 1 हफ्ते के लिए, एंड मैंने घूमना शुरू करा। मैं चांदनी चौक निकल गया, दिल्ली की सड़कों पे घूम रहा हूँ, ऐसे ही जो मन कर रहा है वो खा रहा हूँ, मैंने पूरा वॉन्डरलस्ट करा, हर जगह घूमा। फिर 1 हफ्ते बाद जब मैं वापस चेयर पे आके बैठा, तो आई वाज सर्टेन विद अ गॉड, मुझे एक चीज़ कंफर्म थी, मेरा एसबीएस जूनियर एसोसिएट पक्का निकलेगा। ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर था। उसी कॉन्फिडेंस के साथ मैंने तैयारी करी कि तू पहले कर चुका है, यू कैन डू इट अगेन, इस बार नहीं होती, यू कैन डू इट थर्ड टाइम ऑल्सो। तैयारी नहीं छोड़नी, यू हैव दैट थिंग इन योरसेल्फ। वो बिलीफ आपको खुद के अंदर आएगा जब आप माइंड से सारा प्रेशर निकाल दोगे। वो 1 हफ्ते जो मैंने ट्रिप करी, घूमा फिरा, मैंने उसमें वो चीज़ अपने अंदर लाई कि यू कैन डू इट। तो मैं ट्रैवल करता हूँ, तो वो मेरा रिलैक्सेशन है। जब भी मुझे प्रेशराइज फील होता है, मैं घूमने निकल जाता हूँ। ओके, नाइस। अगर मैं पूछूँ डू एंड डोंट्स ऑफ द प्रिपरेशन, अब व्हाइल ऑल डूइंग प्रिपरेशंस, डू एंड डोंट्स क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? हाँ, डूज तो बेसिकली हैं कि आप तैयारी कर रहे हो तो एवरीथिंग इज अ डू, आपको सब कुछ करना ही है, तैयारी में खुद को झोंकना ही झोंकना है। डोंट्स में ये आता है ओवर प्रेशराइज नहीं करना है खुद को, आपको प्रेशर नहीं लेना है कि यार मेरी जॉब नहीं लग रही है, या मेरे पीयर प्रेशर नहीं आना चाहिए आपके ऊपर, मेरे दोस्तों की लग गई है, मैं घर पे बैठा हूँ। करेक्ट। ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है खुद को। आपकी सबकी अपनी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी होती है कुछ लोग जो 12 घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन रिमेंबर एवरीथिंग। कुछ लोग ऐसे हैं जो 2 घंटे पढ़ेंगे, वो याद रखेंगे, लेकिन 2 घंटे से 1 मिनट भी ज़्यादा हुआ तो 1 मिनट की पढ़ाई भूल जाएंगे। तो आपको खुद को पहचानना है कि मैं कितना कैपेबल हूँ, मेरी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है। आप उस पर काम करिए, आप उस चीज़ को एनहेंस करिए अपनी, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। खुद को कभी भी ओवर एग्जॉस्ट नहीं करना है, वो चीज़ आपको हार्म करेगी। निगेटिव नहीं सोचना है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहिए। नहीं निकला, मॉक्स में मार्क्स नहीं आए, ठीक है, नहीं आए कोई बात नहीं, अगली बार दूंगा, कमी तो है नहीं आपके पास। एक कोर्स खत्म हुआ, आप दूसरा मॉक ले लीजिए। कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, पॉजिटिव रहो हमेशा कि मैं कर सकता हूँ, आई हैव दैट थिंग इन माई सेल्फ कि आई कैन डू दिस। मैंने ग्रेजुएशन करी है, मैंने सोचा है इस तैयारी में, मेरी फैमिली को मेरे पे भरोसा है, मेरे फ्रेंड्स को भरोसा है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो खुद पे भरोसा रखो कि हाँ हम कर सकते हैं वो चीज़। करेक्ट, ये बहुत नीडेड है। तो पॉजिटिव एनर्जी रखनी है अपने अंदर एंड उसी के साथ आगे चलना है। बहुत सही बताया आपने, ये लास्ट पॉइंट था जो बहुत सही था। थैंक यू। सो नितिश, काफ़ी सीरियस बातें हो गई है। अब आप फील्ड पे हैं, आप ऑफिसर बन चुके हैं, कुछ फील्ड एक्सपीरियंस बताइए, वहाँ पे कैसे डील करते हो? कुछ ऐसा इंसिडेंट जो आपके लिए, बुरा नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि कुछ अच्छा इंसिडेंट जो आपको बहुत मोटिवेट किया हो, कुछ ऐसा अभी तक ऑन फील्ड कुछ हुआ है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। ऑफिसर में तो अभी मुझे ऑपरेशंस में आए हुए सिर्फ 1 महीना हुआ है, सो अभी लर्निंग फेस ही चल रहा है। बट क्लरिकल डेज का एक एक्सपीरियंस है कि एक कस्टमर थी, वो आई थी ब्रांच में, मैं उस दिन कैश पे बैठा हुआ था। सो यूजुअली कैश काउंटर पे बहुत प्रिसीजन चाहिए, आपको कंसंट्रेशन चाहिए, और भीड़ बहुत होती है स्पेशली सैलरी डेज पे। तो मैं कैश कर रहा था अपने कैश ऑफिसर के साथ, तो एक ओल्ड लेडी थी, वो आई मेरे पास, उनको मैंने कैश दिया, उसके बाद उन्होंने सिर पे हाथ रखा मेरे, शी गेव मी ब्लेसिंग्स,
ठीक है, वो फर्स्ट टाइम था, नॉर्मल था। उसके बाद हर महीने वो कैश लेने आती थी एंड बाय चांस ऐसा होता था कि मैं ही उनको कैश देता था। ओके। उसके बाद उनको पता नहीं क्या लगा मेरे बिहेवियर में ऐसे, वो कभी भी बैंक आती थी, उनका किसी से भी काम हो या नहीं भी हो, बैंक के पास से जा रही थी, वो हमेशा मेरे से मिलने आती थी। शी यूज्ड टू गिव मी ब्लेसिंग्स कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसे ही करो, आपको सबकी दुआएं लगेंगी और आप पता नहीं क्यों आप सबसे बहुत अच्छे से बात करते हो, आपका नेचर अच्छा है। तो वो चीज़ मुझे उस दिन लगी कि अगर मेरा ये नेचर है और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि हाँ बैंक में एक ऐसा इंसान बैठा है जो मेरी बात सुनेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं उससे जाके कन्वे कर सकते हैं। सो जो मेरा रोल है, हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, हम पब्लिक सर्विस के लिए वहाँ बैठे हैं, तो वो मोटो मेरा फुलफिल हो रहा है, मैं पब्लिक की सर्विस दे पा रहा हूँ, पब्लिक को खुश कर पा रहा हूँ। तो वो चीज़ थी और वो दिन था और आज का दिन है, मैं वो कंटिन्यू कर रहा हूँ उस चीज़ को। मैं किसी कस्टमर से लड़ा नहीं हूँ आज तक, किसी के सामने लाउड वॉइस नहीं करी है, ज़रूरत भी नहीं पड़ी है, क्योंकि सारे कस्टमर्स आते हैं, उनसे नॉर्मली आप बिहेव करो, नॉर्मली बात करो, वो आपको उतने ब्लेसिंग्स दे के जाते हैं। इवन ऐसे हैं कि कस्टमर्स थे, वो फ्रेंड्स बन चुके हैं अब मेरे। शादी है अक्टूबर में उनकी, वो मुझे इन्वाइट करेंगे, सर आप आना शादी में। तो आप वो चीज़ मुझे बहुत इम्पैक्ट करी, बिहेवियर मुझे बहुत वो करा, उनकी ब्लेसिंग्स। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कस्टमर्स की ब्लेसिंग्स में बहुत बड़ा हाथ है कि मेरा पीओ क्लियर है वो, क्योंकि लक जरूरी है हर एग्जाम क्लियर करने के लिए, और उन लोगों ने जो ब्लेसिंग्स दी उसी का नतीजा है कि मैं आज ऑफिसर भी हूँ। आई होप और भी ब्लेसिंग्स मिले और भी आप ऊंचाई तक जाएं। सो नितिश, अब बात करते हैं हम रिजल्ट डे की। जी, रिजल्ट डे कैसा था, क्या खुशियाँ थी, क्या कहाँ पे थे और सबसे पहले आपने किसको बताया? रिजल्ट डे ऐसा था कि मैं एक हफ्ते तक लगातार रिजल्ट चेक करा, साइट पे डेली चेक कर रहा था, रिजल्ट नहीं आया। तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मैंने साइट खोली नहीं थी सुबह से, मैंने कहा अब जब आएगा तो आ जाएगा, मैं साइट खोल के नहीं देखूंगा, पता तो लग ही जाएगा। हाँ पता चल जाएगा। सो मेरे एक सर हैं, ही इज लाइक माय एल्डर ब्रदर, तो उनके पास मेरा रोल नंबर था, उन्होंने कंटिन्यूस साइट चेक करी उस दिन, उन्होंने रिजल्ट देखा। मैं डी मार्ट में था, मैं शॉपिंग कर रहा था, घर का सामान ले रहा था, तो उनका फ़ोन आया, रिजल्ट देखा अपना? मैंने कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा, बट आप देख चुके हो, बता दो क्या है। तो ही सेड तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है। मैंने कहा थैंक यू सर, बट उस टाइम मेरे कोई रिएक्शंस नहीं थे, मैं नॉर्मल था। मैंने कहा सर मैं मार्केट में हूँ, सामान ले रहा हूँ, मैं घर जाके कॉल करता हूँ। मैं सामान लिया, घर पहुँचा, मेरा रूममेट मेरा वेट कर रहा था। मैं फैमिली से अलग रहता था, बैचलर थे वहाँ पे, मैं मेरा रूममेट, मैंने उसे बताया मेरा रिजल्ट आ गया, मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। वो मेरे से ज़्यादा खुश था, ही वॉज जंपिंग ऑन बेड और मैं एकदम पोइज था, मुझे कोई रिएक्शन नहीं था। मैंने मदर को फ़ोन करा, पापा से बात करी, दोनों क्राई कर रहे थे। फिर मैंने अपने ब्रदर को बताया, सर को वापस कॉल करा, दूसरे सर को कॉल करा, एकदम काम रिएक्शन था मेरा। मैंने कहा रिजल्ट हो गया, सिलेक्शन हो गया, सब खुश थे, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। उस दिन मुझे एक बर्थडे पार्टी में जाना था, जिन सर ने रिजल्ट बताया उनके बेटे की बर्थडे पार्टी थी। आई वॉज गेटिंग रेडी, जैसे ही मैं रेडी हुआ आई स्टार्टेड जंपिंग। 20 मिनट के बाद मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने 3 साल जिस चीज़ को गोल सेट करा था, जो मेहनत करी थी, वो मैं क्लियर कर चुका हूँ। तो 20 मिनट बाद मुझे अंदर से रियलाइज हुआ कि यू हैव डन इट, तूने अचीव कर लिया है। एंड देन आई स्टार्टेड जंपिंग। तो मेरा रूममेट एकदम से खड़ा हुआ, तुझे क्या हुआ? मैंने कहा मेरा पेपर क्लियर हो गया है। तो सब रो चुके थे, सबके फोन आ रहे थे, मेरा कोई रिएक्शन नहीं था। एंड उस 20 मिनट बाद मुझे रियलाइज हुआ कि आई हैव अचीव्ड इट। तो ये रीज़न मुझे जो लगता है, इतनी फेलियर दे रखी थी ना कि वो फेलियर के बाद जो सक्सेस मिली उसको एकदम से एडजस्ट नहीं कर पाया। मुझे लगा ये हो कैसे गया। वो एक मीम भी है, एक सीरीज आता, मुझे भरोसा नहीं हो रहा मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो चीज़ तो नहीं थी, बट कुछ कुछ ऐसे था कि यार हो गया, बट वो रियलाइज 20 मिनट बाद हुआ कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैं सिलेक्ट हो गया। ये कौन से एग्जाम की बात है? अभी SBI PO 2022। तो उसके बाद मेरे रूममेट का कहना था, तू नाटक तो नहीं कर रहा, तू MS धोनी तो नहीं देख कर आया? लाइक MS धोनी का इंडियन A टीम में सिलेक्शन हो गया था, वो बैडमिंटन खेलता रहा था, उसने सीधे ये रेफरेंस दिया, तू नाटक तो नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई मुझे रियलाइज ही अभी हुआ है कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मैंने सबको बता दिया, बट खुशी अब हो रही है असल में कि मैंने टारगेट अचीव कर लिया अपना। सो और उसके बाद तो फिर पूरी रात पार्टी हुई है, बनती भी है पार्टी करना। थैंक यू सो मच नितिश, आपने बहुत अच्छी बातें शेयर की है। अब हम थोड़ा सा मूड और फन वे में चलते हैं। तो हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, जिसमें मैं आपसे कुछ रैंडम सवाल पूछूंगा और आपको रैंडमली आंसर देने बिना टाइम लिए। श्योर। सो रेडी? या। सो नितिश स्टार्ट करते हैं। अगर आपको चांस मिले अपना नाम बदलने का, तो क्या नाम रखना चाहेंगे और क्यों? नहीं, आई विल गो विद नीतीश। ये नाम मेरी मदर के नाम से रिलेटेड है और मेरे फादर ने दिया है, तो ये तो मैं कभी नहीं बदलूंगा। नाइस। अगर आपको मौका मिले कहीं जाने का, कहाँ जाना चाहेंगे और क्यों? हाँ, सबसे पहले तो मैं पूरा इंडिया एक्सप्लोर करना चाहूँगा। हमारा देश ही इतना बड़ा है, यहाँ एक्सप्लोर करने के लिए इतना है। सो इफ इंडिया, आई वांट टू गो टू उदयपुर,
जयपुर पोस्टिंग से सबसे ज़्यादा खुश मैं इसी चीज़ से हूँ कि मुझे उधर पर घूमने को मिलेगा। एंड इफ अबाउट अब्रॉड तो लंदन। ओके, सो व्हाट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने इस साल देखी है या करी है? इस साल जो मैंने करी है, सो आई विल से माई ट्रेनिंग डेज। 21 दिन की हमारी ट्रेनिंग थी। मैंने जैसे बताया क्लैरिकल में ज्वाइन करने पर ट्रेनिंग नहीं हुई थी, सो आई वॉज रियली वेटिंग फॉर ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग चाहिए। वो 21 दिन बहुत इंजॉयबल दिन थे मेरे। मुझे वहाँ नए फ्रेंड्स मिले, मैंने वो लाइफ जी। आफ्टर कॉलेज मैंने कॉलेज लाइफ एक बार दोबारा से जी है वो 21 दिनों में। सो वो बहुत मेमोरेबल डेज है मेरे लाइफ के। गुड। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में नहीं होते तो कहाँ होते और क्या करते? डिफेंस, आर्म फोर्सेस का मुझे था हमेशा से, बिकॉज ऑफ इंजरी ज्वाइन नहीं करता है, बट डिफेंस सेक्टर। ओके, आपको 30 सेकंड के लिए पूरी दुनिया की टेंशन मिली तो क्या कहना चाहेंगे आप उनसे? उनसे मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा कि निगेटिविटीज़ को दूर रखो, खुद पे बिलीव रखो, हमेशा पॉजिटिव रहो। जो भी तुम्हारे साथ आसपास के लोग हैं, नेवर लेट देम डाउन। दे ट्रस्ट यू, यू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड बी विद देम ऑलवेज। और अपने पेरेंट्स की हमेशा रिस्पेक्ट करो, दे आर द सोर्स ऑफ योर एनर्जी। नाइस। अगर कोई चीज़ टूट जाए या कुछ भी खराब हो जाए तो उसको आप रिप्लेस करना चाहोगे या नया लेना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं उसको सॉरी मैं को रिफ्रेम करता हूँ, सेम चीज़ नहीं बोला। सो दिस, अगर कोई चीज़ टूट जाए तो आप उसको रिपेयर करना चाहेंगे या रिप्लेस करना चाहेंगे? रिपेयर करना चाहूँगा डेफिनेटली पहले, क्योंकि अगर वो चीज़ मेरे पास थी तो उससे मेरे इमोशंस अटैच होते हैं। मैं हूँ थोड़ा मटेरियलिस्टिक, मुझे इमोशंस अटैच हो जाते हैं उन चीज़ों से। रिपेयर करूँ, इन केस नहीं होगा तो मैं ज़्यादा एफर्ट्स भी नहीं डालूंगा, आई रिप्लेस इट विद समथिंग। अगर मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे अर्जेंसी है तो आई डेफिनेटली रिप्लेस इट, बट आई विल गिव अ शॉट टू रिपेयरमेंट। फेवरेट मूवी या वेब सीरीज? फेवरेट मूवी, आई एम अ मूवी बफ, मुझे हर मूवी अच्छी लग जाती है जो भी मैं देखता हूँ। कोई फेवरेट? सो आई विल गो विद द सीरीज फ्रेंड्स। माय फर्स्ट सीरीज एंड माय फेवरेट सीरीज। कोई ऐसी मूवी जो देखना चाहते हो बट अभी तक देख नहीं पाए हो? सारी मूवीज देख ली, सब देख चुके? कोई ऐसी नहीं जो नहीं देखी है। ओके, एक सुपर पावर मिले आपको कि यार मुझे ये चाहिए, ये पावर मिल जाए, तो आप क्या करना चाहोगे? माइंड रीडिंग। क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ लोगों के दिमाग में बहुत कुछ चलता है, चीज़ें बाहर नहीं रखते हैं वो लोग। एंड एक चीज़ मैं अपने बारे में कह सकता हूँ, आई मे नॉट बी अ गुड लिसनर बट आई कैन बी अ गुड ऑरेटर। तो मैं और उनको बात करके उनकी वो चीज़ें बाहर निकलवाना कि आप ऐसा क्यों फील कर रहे हो, जो भी चीज़ उसको लेट आउट समझना उनको, और उसके बाद उनको कंसोलिडेट करना। क्योंकि लोग दिमाग में सोचते रहते हैं, वो उनको इंटरनल हार्म करती रहती है। डिप्रेशन आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो आई वांट टू सॉल्व दैट इन द कंट्री एंड द वर्ल्ड, अगर पावर मिल जाती है तो। थैंक यू सो मच नितिश, आपने बहुत इंटरेस्टिंग आंसर दिए, बहुत सच में। हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आपके लिए, इफ यू लाइक इट, दिस इज फॉर यू। थैंक यू। सो नितिश, हमारी एक प्रथा है जी, टाइगर टॉपर। ओके। जैसे आपने अपनी पूरी जर्नी शेयर की है, आपने बहुत से लोगों को मोटिवेट किया है, आप चाहते हैं कि आप ही की तरह कोई आपके फ्रेंड या कलीग या जो भी आपके बैचमेट हो वो भी आए और अपनी जर्नी शेयर करें, तो आप उनको टैग कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे कलीग भी हैं, इसी साल उन्होंने ज्वाइन करा, आदित्य प्रसाद। ओके। तो मैं उनको टैग करना चाहूँगा। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, अ वेरी एजुकेटेड पर्सन। ओके, तो आई विल टैग हिम। ओके। सो आदित्य, हमारी टीम आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच आउट करेगी और हम भी चाहते हैं कि आप भी अपनी जर्नी, अपनी मोटिवेशन जर्नी यहाँ पे शेयर करेंगे। नितिश, जाने से पहले एक मैसेज टू द एस्पिरेंट्स, ताकि जैसे आपने अपना एग्जाम क्लियर किया वो भी कर सकें। मैसेज मेरा यही है हर एस्पिरेंट के लिए कि तैयारी नहीं छोड़नी है, कीप मूविंग ऑन। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि यार मेरे से नहीं होगा तो मैं अटैम्प्ट भी ना दूँ। ठीक है, 4 अटैम्प्ट मिलते हैं आपको एग्ज़ाम देने के लिए, बट एटलीस्ट एक अटैम्प्ट तो बनता है। आप एक अटैम्प्ट दीजिए और डिमोरलाइज नहीं होना है कभी भी लाइफ में कि नहीं हो रहा है। चूज़ वो चीज़ करिए जो आप समझ सकते हैं कि मैं कर सकता हूँ, जिसकी कैपेबिलिटी है, और उस पर लगे रहिए। बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो मेरी तरह होंगे, जिन्होंने क्लैरिकल में काम करा होगा या कर रहे होंगे अभी और तैयारी करना चाह रहे होंगे। तो मैंने इस बार एक भी मौका नहीं दिया, इंटरव्यू के लिए भी कुछ तैयारी नहीं करी थी, रैंडम गया। जीए के 2 दिन पहले मैंने पढ़ाई करी थी मेन से। तो आपने जो भी पढ़ाई करी है उसको इतना सीरियसली करिए कि अगर आप एक अक्षर भी ना पढ़ें पेपर से पहले तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाए। जो आप इनिशियल स्टेज में पढ़ते हैं वो चीज़ आपके साथ हमेशा रहती है अगर आप उसको सीरियसली लें तो जितना पढ़ें सीरियसली पढ़ें, पॉजिटिविटी के साथ पढ़ें, और पढ़ाई को बोझ ना समझें या ये मत समझें कि मुझे पेपर क्लियर करने के लिए पढ़ना है। स्टडी इट कि जैसे आप कुछ गेन कर रहे हो या अननेचुरल पावर मिल रही है आपको एक कि मैं ये चीज़ गेन कर रहा हूँ, तो ये नहीं कि मैं इससे पेपर क्लियर करूँगा। आप कुछ भी कर सकते हो उस नॉलेज से। वो चीज़ आपको पीओ भी बना सकती है, वो चीज़ आपको एक लेक्चरार भी बना सकती है, वो चीज़ आपको लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हेल्प कर सकती है। तो जो भी चीज़ आप पढ़ाई कर रहे हैं फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ करिए, हमेशा आपके साथ रहेगी। कभी लेट गो नहीं करना किसी चीज़ को, और हमेशा पॉजिटिव रहिए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स।
थैंक यू सो मच नीतीश, बहुत अच्छा मैसेज दिया। आई होप आपके इसमें से बहुत से लोग इंस्पायर होंगे। थैंक यू। आपने अपना टाइम दिया, थैंक यू सो मच एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट Thank you. आपके फ्यूचर में सब। थैंक यू फॉर हैविंग यू ओवर। थैंक यू सो मच। सो ये थे नीतीश जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर की, और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे मैं खुद इंस्पायर हुआ हूँ, आप भी इंस्पायर होंगे और आप भी अपनी हर एग्जाम क्लियर करेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे हम ऐसी एक और टॉपर से जो अपनी जर्नी शेयर करेंगे और हम सबको मोटिवेट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।